हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत डर लगता है। वो जैसी चैप्टर को देखते हैं तो उन्हें अंदर से इतना डर बैठ जाता है कि इतना बड़ा चैप्टर हम कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो वो हर बच्चों की प्रॉब्लम है और इवन तक के बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। लेकिन ऐसा आपको नौबत नहीं आएगा। इस चैप्टर में मैं आपको दो चीज की गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, पहली चीज आपको पूरे कंसेप्ट जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड चीज, आपको जो इस चैप्टर में जो इतना बड़ा चैप्टर है ना, वो आपके लिए मैं इतना इजी बना दूंगा कि एग्जाम्स के समय आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा और आपको सारा चैप्टर अपने आप रिवाइज हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं करके, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे कोड्स आपको बताऊंगा जो आपकी बहुत हेल्पफुल करेंगे, गुरु मंत्र बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हालांकि हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली में ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, वो हम ये जानते हैं। तो इसके जो चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अगर मैं आपको गो थ्रू करवाऊं इस चैप्टर के नाम में, तो यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल और दूसरी जगह में लिखा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर इस दोनों का मतलब मैं आपको बताऊं तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल का मतलब होता है बच्चों पैसा, मनी। ठीक है, जिससे आप कहते हैं पैसा, मनी। फाइनेंशियल मतलब मनी, या फिर हिंदी में लिख दूं तो पैसा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब है कुछ भी चीजों को मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करना, या फिर हिंदी में मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है संभालना। संभालना। बच्चों, मुझे नहीं पता कि हिंदी में सही है या फिर गलत, लेकिन मैनेज का मतलब होता है संभालना। ठीक है, तो पैसों को कैसे संभाल के रखा जाए, कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप पैसे को अच्छी तरीके से, मनी को क्या कैसे आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि किस तरीके से हर कंपनीज अपने पैसों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो आपने तो अभी समझ लिया बेसिक कंसेप्ट कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। अब तो हम ये जानते हैं कि हमें हमें पैसों को मैनेज करने की क्या जरूरत है, या फिर हम पैसों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं, हाउ कैन वी मैनेज मनी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बच्चों बहुत इजी है। हम पैसों को, हर कंपनीज अपने पैसों को क्या कर सकती है, डिसीजन लेके मैनेज कर सकती है। क्या कर सकती है? डिसीजन लेकर मैनेज कर सकती है। अभी डिसीजन क्या है बच्चों? डिसीजन मतलब विचार। डिसीजन मतलब विचार, सोच, सोच विचार। ठीक है, आप जिसे कहते हैं सोच विचार। तो हर कंपनीज को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने पैसों को मैनेज करना पड़ता है, और वो पैसे मैनेज कर सकती है डिसीजन लेके। ठीक है, डिसीजन का मतलब होता है विचार। तो हर कंपनीज क्या करती है, तीन तरीके से, तीन डिसीजन के थ्रू क्या करती है, अपने पैसों को मैनेज करती है अच्छे से। अब वो तीन डिसीजन क्या है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला डिसीजन है हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन। सेकेंड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थर्ड है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो ये तीन डिसीजन ऐसे डिसीजन है, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि हर कंपनी किस तरीके से अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाती है। ठीक है, तो हालांकि इसके बारे में हमें थोड़े बाद में आगे वाले लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन आज के लेक्चर्स में बस मुझे आपको गो थ्रू करवाना है कि इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। अब तो मैंने आपको तीन डिसीजन बता दिए जो हमें पढ़ना है।
अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना बच्चों, ये भी दो तरीकों पे डिवाइड होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सर मैंने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फिक्स एसेट्स या कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये क्यों लिखा है, तो इसमें भी आपको दिमाग भिड़ाना नहीं है। जिस तरीके जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, इस चार्ट को मैं अपने आप फिल करूंगा और इस चार्ट की हेल्प से आप पूरे चैप्टर्स, पूरे फैक्टर्स को इजिली लर्न कर पाओगे, इसकी मेरे पास एकदम अच्छी गारंटी है। ठीक है, तो जो कमिंग लेक्चर होगी, जो आगे वाली लेक्चर्स होगी, उसमें हम ना फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में जानेंगे। इसकी मैं 2 क्लास लूंगा, ठीक है, बाकी सब में एक क्लास की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें इसके लिए मैं आपके लिए 2 वीडियो पेश करूंगा और वो आपको जरूरी देखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको एक अच्छा गुरु मंत्र बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको एक बेसिक चीज क्या बताई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। अगर मैं आपको और एक बार बताऊं शॉर्ट में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है, फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, मैनेजमेंट का मतलब उस चीज को संभालना, मैनेज करना। ठीक है, तो पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हमें इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हाउ कैन वी मैनेज मनी, हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं पैसा। तो हर कंपनी बच्चों 3 डिसीजन लेके पैसों को मैनेज कर सकती है। पहला डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन की हेल्प से कंपनी आराम से अपने पैसे को मैनेज कर पाती है। ठीक है, और मैं जिसकी गारंटी है बच्चों आपको सभी को बताना चाहूंगा, आपको सारी वीडियोस ना प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, मेरे चैनल में जाइएगा, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको हर चैप्टर मिलेंगे सारे पार्ट वाइज। ठीक है, तो इस चैप्टर की ये तो हालांकि पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 से लेकर आगे जितनी भी कमिंग वीडियोस होगी तो वहां पे मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको हर चैप्टर की वीडियो मिलेगी पार्ट बाय पार्ट, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे जाके आप जरूर देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप प्लेलिस्ट आराम से चले जाइएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली लेक्चर्स में हम लोग इस चैप्टर के आगे जाते जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर्स में बेसिकली मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बताए थे, तो वो होपफुली आपने देख लिया होगा। उसके बाद मैंने आपको कुछ ये सारी चीज़ें बताया होगा, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल डिसीजन में मैं 2 वीडियोस लूंगा। ठीक है, 2 वीडियो लूंगा। तो जो अभी मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ ये होगी पार्ट 2A, और जो अगली वाली एक वीडियो होगी वो भी फाइनेंशियल डिसीजंस को कवर करेगी, उसका मैं नाम रख दूंगा 2B। ठीक है, तो आप आगे अभी ये वाली जो वीडियो है ये 2A होगी, और जो आगे वाली जो फ्यूचर वाली जो फाइनेंशियल डिसीजंस की वीडियो होगी वो 2B होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा जो फाइनेंशियल डिसीजन में आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंसेप्ट्स आप जान लोगे तो आपको इजिली जो फाइनेंशियल डिसीजंस में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन है वो आप इजिली कवर कर पाओगे। ठीक है, तो 2B को जानने के लिए आपको 2A जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला आपको कुछ कंसेप्ट जानना है। जैसे आप कंसेप्ट जान लोगे तो उसके बाद हम फैक्टर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको उसमें ध्यान भिड़ाना नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि डेथ क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि डेथ मतलब बच्चों होता है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी चीजें जो आती है वो डेथ्स में आती है। ठीक है, अभी डेथ में क्यों आती है मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, लेकिन अभी बस आपको ये जानना जरूरी है कि डेथ में क्या क्या सारी चीजें आती है। अब मैं इक्विटी की बात करूं तो बच्चों इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में ना शेयर होल्डर्स आते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, हर कंपनी के लिए एक तरीके के ओनर्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ के रखा है। ठीक है, तो मैं आपको समझने के लिए इजी भाषा में आपको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो शेयर होल्डर है ना इसको थोड़ी देर के लिए पार्टनर बना दूंगा। ठीक है, पार्टनरशिप वाला फर्म वाला जो पार्टनर है ना उस तरीके का। क्योंकि क्या होता है, हमेशा याद रखना कि शेयर होल्डर्स हर कंपनी में लाखों, बहुत ज्यादा होते हैं, हजारों में जाते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनर जो होते हैं कम होता है। तो बेसिकली अगर इस लेक्चर को मुझे आपको समझाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही पार्टनर का एग्जांपल, एक ही शेयर होल्डर का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, तो आप इजिली समझ पाओगे। क्योंकि बहुत ज्यादा मैं क्वांटिटी में समझाऊंगा आप तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि डेथ में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इक्विटी में आते हैं शेयर होल्डर्स।
यहाँ पे मैंने कुछ केस 1 लिया है और यहाँ पीछे में केस 2 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपको कुछ समझाना है कि डेथ और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कि आगे जाके जो हम लोग 2B वाला पढ़ेंगे तो उसमें आपको आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाए कि आपको डेथ लेना चाहिए कंपनी को या फिर इक्विटी लेना चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजन बच्चों बेसिकली इसलिए किया जाता है, हर कंपनीज देखती है कि उन्हें डेथ लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए। हर कंपनीज में ना पैसों को मैनेज करने के लिए हर कंपनी को ये देखना पड़ता है कि उन्हें पैसा जो है डेथ से उठाना चाहिए या फिर इक्विटी से उठाना चाहिए, इसलिए हम इस चीज को अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं लेक्चर्स पढ़ाते पढ़ाते आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा कि डेथ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, हर कंपनीज को डेथ लेना चाहिए, इक्विटी लेना चाहिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। तो बस अभी मेरी बातें ध्यान से सुनना। सपोज करना कि आपका बिजनेस है, ठीक है, ये आपका बिजनेस है। आपके बिजनेस के लिए आपको 1 लाख रुपीज की जरूरत है। तो आपने सोचा कि यार मैं ना डेथ से पैसा उठा लेता हूँ, डेथ यानी बैंक्स, आप समझ लो, ठीक है। तो आपने सोचा कि डेथ से पैसा उठा लेते हैं, तो बैंक ने आपको क्या किया, 1 लाख रुपीज दिया, और बैंक ने बोला कि भाई जब तुम हमें पैसा वापस करेगा ना, बैंक ने आपके बिजनेस को कहा कि जब आप हमसे अब ये 1 लाख रुपीज ले रहे हो, तो फ्यूचर में जब हमें आप पैसा दोगे तो आप 1 लाख रुपीज तो दोगे, और साथ ही साथ इस 1 लाख रुपीज में आप हमें 10% इंटरेस्ट भी साथ में जोड़ के दोगे, ठीक है, ऐसा बैंक ने आपको कहा। तो फ्यूचर में आपने मतलब अभी आपने बैंक से पैसा ले लिया, तो फ्यूचर में जाके आपके बिजनेस को हो गया 5 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। तो अब बैंक अब तो आपका पैसा मतलब आपको पैसा मिल गया, तब आपको बैंक कहेगी कि भाई आपके बिजनेस को बैंक कहेगी, आपको कहेगी बैंक कि हमें हमारा पैसा लौटा दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक ने जो आपको पहले 1 लाख रुपीज दिया था आप उसे दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट में से आपको 1 लाख रुपीज माइनस करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, क्योंकि बैंक को आपको रिटर्न करना है पैसा। साथ ही साथ बैंक ने कहा था कि जब आप पैसा रिटर्न करोगे तो आप 1 लाख रुपीज में 10% हमें इंटरेस्ट एज अ चार्ज करके दोगे, ठीक है। तो 1 लाख में मैंने क्या किया, 10% इंटरेस्ट को चार्ज कर लिया, तो ये 10,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10,000 भी माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब टोटल ओवरऑल आपको 1 लाख और 10,000 बैंक को वापस करना है। ये दो अमाउंट जो है टोटल करके आपको क्या करना है, बैंक को वापस करना है। तो आप क्या करोगे, 5 लाख में से आपने पहले बैंक को 1 लाख रुपए दे दिया और बैंक को चार्ज कर दिया, तो अब इसको आप माइनस करोगे तो ये जो 3,90,000 रुपीज है, ये जो अमाउंट है बच्चों, ये अमाउंट ना ये आपके बिजनेस के पास जाएगी, मतलब आपके पास जाएगी, ठीक है। तो सर अब इससे क्या होगा, अब दूसरी चीज मैं अभी इक्विटी समझाता हूँ, फिर मैं आप दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि मैं एक्चुअली बताना क्यों चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इक्विटी से अगर आप पैसा लोगे, इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो सपोज करना आपका बिजनेस है, आपको 1 लाख की जरूरत है, तो आपने इक्विटी मतलब पार्टनर से आपने सब समझ लो कि ओनर या फिर पार्टनर से आपने पैसा मांगा 1 लाख रुपीज का, ठीक है। तो इस ओनर ने बोला कि अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा बिजनेस को, तो उस प्रॉफिट का 50% मैं रखूंगा और 50% वो आपको देगा। वैसे ही इस इक्विटी ने कहा कि अगर लॉस हो गया तो 50% लॉस वो बियर करेगा, 50% लॉस आप बियर करोगे। ये आपके ओनर ने या इक्विटी शेयर होल्डर ने आपके बिजनेस को कहा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इक्विटी से मतलब शेयर होल्डर से आपने 1 लाख रुपए मांगा, अब फ्यूचर में जाके आपके बिजनेस को हो गया 5 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से आपको बांटना पड़ेगा। इसने तो कह के रखा है कि भाई प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट का 50% वो क्या करेगा, 50% मतलब आपको आपके शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 लाख का 50% निकालू, मतलब आधा, ठीक है, आधा आप करेंगे तो क्या आएगा, 2,50,000 आएगा, ठीक है। तो ये पैसा आपको अपने पार्टनर को देना है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस किया, आपके प्रॉफिट में से आपको 2,50,000 आपके पार्टनर को, आपके इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना है, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो ये जो 2,50,000 है, ये पैसा आपके बिजनेस को मिलेगा। मतलब अगर आप ये दोनों को एनालाइज करोगे तो आप ये देखना कि जब आप डेथ से पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पॉकेट में, आपके बिजनेस में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वहीं पे आप इक्विटी से पैसा लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कम पैसा मिलेगा एज कम्पेयर टू डेथ। क्योंकि देखो डेथ में आपको 3,90,000 पैसा मिल रहा है, लेकिन आप जब इक्विटी से पैसा लोगे तो आपको पैसा जो मिलेगा वो एक्चुअली कम पैसा मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपने 40 या और कोई परसेंट भी क्यों नहीं लिया, आपने आधा ही क्यों किया। तो बच्चों आप जब भी देखना कि जब भी आप इक्विटी या फिर शेयर होल्डर से जब भी पैसा मांगे तो वो हमेशा आपके प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा मांगेंगे, है ना, इसलिए मैंने मैक्सिमम के लिए 50% यहाँ पे लिया है।
ठीक है। अगर जितना कम होगा तो ये आपके लिए घाटा होगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है। तो आपको एक चीज समझ जाना है कि जब आप डेथ से पैसा लोगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा आएगा। और अगर आप इक्विटी से पैसा लोगे तो आपका जो रिटर्न है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू डेथ, ठीक है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, सपोज करना कि आपने डेथ से, सेकंड केस है, ठीक है। इस ये अभी ये चीज तो आपने समझ लिया, अब सेकंड केस में से सुनते जाना। देखिए, आपका बिजनेस है, आपने बैंक से वापस 1 लाख रुपीज मांगा, तो बैंक ने आपको बोला कि भाई मैं जब पैसा तुम हमें वापस दोगे ना तो 10% हमें इंटरेस्ट चाहिए। अब सपोज करना आपके बिजनेस में बच्चों सिर्फ 50,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 5 लाख नहीं हुआ, सिर्फ 50,000 प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे नोट करना, लेकिन आपको बैंक को कितना पैसा देना है, बैंक ने आपको बोला है कि जब आपको फ्यूचर में 1 लाख रुपीज तो देना पड़ेगा। बैंक ने आपको कह के रखा है कि भाई फ्यूचर में 1 लाख रुपीज तो देना पड़ेगा। साथ ही साथ इस 1 लाख रुपीज में 10% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मतलब 10,000 रुपीज आपको इतनी अमाउंट जो है ये बैंक को आपको देनी है, ठीक है। 1,10,000 अमाउंट आपको बैंक को देनी है। लेकिन अब यहाँ पे घोटाला क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 हो रहा है, लेकिन बैंक को आपको कितना देना है, 1,10,000 देना है। तो पता है अब क्या होगा, अब आपने जब डेट से पैसा मांगा है, यानी बैंक से जब पैसा मांगा है, तो इस सिचुएशन जब बन जाती है ना, जब आपको बैंक को ज्यादा पैसा देना होता है लेकिन आपकी कंपनी में प्रॉफिट कम होता है, तो इस हिस्से में क्या होता है, आपकी कंपनी में जितना प्रॉफिट होता है ना उतना प्रॉफिट तो आपको देना ही पड़ता है सारे बैंक को इतना पैसा आपको 1,10,000 देना है, ठीक है। इतना पैसा बैंक को देना है, आपको देना है, ठीक है। लेकिन अभी आपकी कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 50,000 हुआ है, ठीक है। अब इसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 60,000 रुपीज आएगा, ठीक है। तो अभी भी आपको रिमेनिंग बैंक को 60,000 रुपीज पेमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास कंपनी में आपकी जीरो पैसा है, आपकी कंपनी में क्या नील है, जीरो पैसा, ठीक है, जीरो मनी है आपके कंपनी में। तो इस सिचुएशन में क्या करेगी बैंक, बैंक क्या करेगी बच्चों, बैंक को 60,000 चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, आपके बिजनेस में आएगी, दौड़ते दौड़ते आपके बिजनेस में आएगी, और आपके बिजनेस में जो भी मशीन्स होगी, ठीक है, जो भी फर्नीचर होगा, जो भी एसी होगा, तो ये जितनी भी मशीन्स, फर्नीचर, कार होगी, ठीक है, लैपटॉप होगा, तो ये क्या करेगी बैंक, ये सारी चीजों को बेच देगी, सेल कर देगी, ठीक है। और इससे क्या करेगी, बैंक अपना सारा पैसा वसूल कर लेगी, ठीक है। तो ये चीज सबसे बड़ा डेट में घाटा होता है। डेट में घाटा ये होता है कि अगर आप कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आया और आपको अभी भी बैंक से पैसा और देना है, तो बैंक क्या कर देगी, डायरेक्ट आपके बिजनेस में हल्ला बोल कर देगी, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी चीज, और आपके बिजनेस का जितना भी चीज है, ठीक है, मशीन्स होगा, फर्नीचर, वो सारी चीजों को बेच के अपना पैसा वसूल कर लेगी, ठीक है। तो ये चीज एक तरीके का डेथ में घाटा होता है। लेकिन अगर मैं यही चीज अगर मैं आपको इक्विटी केस से समझाऊं, यही चीज अगर मैं आपको इक्विटी केस से समझाऊं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, अगर मान लो कि आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपने इक्विटी से पैसा मांगा, मतलब शेयर होल्डर से पैसा, तो ये आपको बिजनेस में 1 लाख रुपीज की जरूरत है, ठीक है। तो इक्विटी वाला क्या बोला है आपको, इक्विटी वाला बोला है कि अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे 50% देना पड़ेगा, अगर लॉस होगा तो मैं 50% मैं भी लॉस को झेलूंगा, मैं भी बियर करूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके बिजनेस में हो गया सिर्फ 50,000 का लॉस, 50,000 का आपके बिजनेस में लॉस हो गया, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, पूरा जो पैसा है ना वो आपको नहीं देना पड़ेगा, आपके जो भी इक्विटी होल्डर है वो भी क्या करेगा, आप आधा पैसा, मतलब 50,000 का 25,000 पैसा वो पे करेगा, 25,000 पैसा आप पे करोगे। तो इक्विटी में सबसे बड़ा चीज ये फायदा होता है, ठीक है, मिल बांट के आपको प्रॉफिट या लॉस को शेयर करना पड़ता है। लेकिन डेथ में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप ये दो केसेस को एनालाइज करोगे तो आपने ये जाना कि जब भी आप डेथ से पैसा लोगे, ठीक है, डेथ में ज्यादा रिस्क रहेगा, ठीक है, रिस्क रहेगा, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो डेथ वाला बैंक क्या करेगा, आपका पूरा एसेट्स वैसेट्स को बेच के आपका, मतलब बैंक अपना पैसा वसूल कर लेगा। लेकिन यहाँ डेथ में फायदा क्या होता है, डेथ में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जब प्रॉफिट का जो सबसे ज्यादा पैसा, मतलब प्रॉफिट का जो पैसा बचता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो पूरा पैसा आपके पास खुद जाता है, आपके पॉकेट में खुद जाता है। लेकिन इक्विटी में सबसे फायदा ये होता है कि यहाँ पे जो भी लॉस होता है वो आपको बियर करना पड़ता है, आपको कुछ ऐसे ऐसे बेचने की जरूरत नौबत नहीं आती।
लेकिन अगर यहाँ पे इक्विटी में सबसे बड़ा लॉस ये है कि मान लो कि अगर बिजनेस में फ्यूचर जाके करोड़ का भी फायदा होता है, तो उसमें से आप मान लो कि 1 करोड़ का भी, अगर 50 लाख की जगह 1 करोड़ का भी फायदा होता, ठीक है, तो उसमें से 50 लाख रुपीस आपको अपने पार्टनर को देना पड़ता, 50 रुपीज आपके पॉकेट में खुद जाता। लेकिन अगर आप यहाँ एनालाइज करोगे तो इक्विटी से आपको सिर्फ 2,50,000 आया है, लेकिन अगर डेथ से लेते तो आपको 3,90,000। तो वही चीज है, डेथ से अगर आप पैसा लोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप इक्विटी से लोगे तो फ्यूचर में आपको पैसा, आपके पॉकेट में पैसा कम मिलेगा। ठीक है, तो यही सबसे चीज है जो डेथ और इक्विटी में आप सभी को जानना है। और मैं और एक चीज आप सभी के साथ शेयर कर दूं कि जब भी आप बैंक से पैसा लेते हो ना, तो बैंक क्या करता है, बहुत सस्ता होता है। मतलब बैंक से, जैसे मान लो कि बैंक, अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो बैंक क्या करेगा, सिर्फ आपको 100 रुपये आपसे लेगा चार्ज। ठीक है, और वो 100 रुपये में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा और वो आपसे साइन वाइन करवा लेगा, और इजिली सस्ते में क्या हो जाएगा, बैंक, मतलब कॉस्ट लग जाएगी आपको अगर बैंक से पैसा चाहिए। लेकिन अगर आपको इक्विटी से पैसा चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी को, उसके बाद वहाँ पे सब्सक्रिप्शन, वो सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाके तो मतलब ओवरऑल बच्चों थाउजेंड्स में 5,000 6,000 खर्चा आ जाता है। तो उसके हिसाब से जब भी आप बैंक से पैसा रेज करोगे ना, बैंक से पैसा उठाओगे, तो वो आपको हमेशा सस्ता पड़ेगा। ये चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई, ये फ्यूचर में जाके आपको पक्का पक्का हेल्प करेगा। अब ये कैसे हेल्प करेगा, ये मैं आपको फ्यूचर वाली जो पार्ट 2B में है उसमें आपको इजिली बता दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और बच्चों सारी जो भी पार्ट्स है, आपको सारी पार्ट्स आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन का जो पार्ट 2B है, बेसिकली आपको सभी को पता है कि पार्ट 2A मैंने बनाया था, जिसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे, वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप पार्ट 2B समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2B करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये जानेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस को। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। और चिंता मत करना, जो भी आपकी मीनिंग होगी, जो भी आपके फीचर्स होंगे, वो हम सबसे लास्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन बेसिकली जनरली इस चैप्टर में ये जितने जो फ्लो चार्ट है, हमें इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लो चार्ट का एक्चुअली में मतलब क्या है। बट प्लीज इससे पहले ये वाली वीडियो, आप पहले वाली जो पार्ट 2A है इस चैप्टर की, ये जरूर देखना। यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है ना, इसके आगे आप मेरे साथ लिखना CRSFC। यहाँ पे बादल से इसको ढक लीजिए। यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके का कोड है। ठीक है, गुरु मंत्र एक तरीके का। अगर ये कोड आपने लर्न कर लिया, देखो कितना इजी है, CRSFCFC कितना इजिली लर्न हो गया है ना। तो ये कोड है, इसकी हेल्प से हम पूरे फैक्टर्स जो आराम से याद हो जाएंगे। अब इसे याद करने का कैसा तरीका है और इसे समझने का कैसा तरीका है, ये मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहले बेसिकली आपको फाइनेंशियल डिसीजन में हर कंपनीज क्या करती है, अपने पैसों को मैनेज करती है, तो ये चैप्टर इसके बेस में है। ठीक है, तो हर कंपनीज क्या करती है, हर कंपनीज को सोचना पड़ता है जब भी वो पैसा कहीं से भी मांगती है, कि वो पैसा डेट से ले या फिर पैसा इक्विटी से ले। ठीक है, और डेथ और इक्विटी क्या है, ये हम लोग ने पिछली पार्ट 2A में जान के रखा है कि डेथ और इक्विटी क्या होता है, डेथ के क्या फायदे है क्या नुकसान, वैसे इक्विटी के क्या फायदे या क्या नुकसान हमने पिछले लेक्चर्स में जान के रखा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन में हम ये जानते हैं कि हर कंपनी, जो भी कंपनीज होती है, वो क्या करती है, फाइनेंशियल डिसीजन की हेल्प से वो ये पता लगा लेती है कि उन्हें डेथ के थ्रू पैसा उठाना है या फिर इक्विटी के थ्रू पैसा उठाना है। ठीक है, या पैसा लेना है। यहाँ पे मैंने सेम कोड यहाँ भी एक बार लिख दिया है कि आपको इजिली समझ में आए। तो सबसे पहला कोड है सी को यहाँ पे कट करना, सी फॉर कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट, तो यहाँ से सी मैंने कट कर दिया। तो बच्चों, जब भी एक चीज हमेशा गुरु मंत्र याद रखना कि जब भी कोई भी कंपनी में अगर कॉस्ट मतलब खर्चे, जब भी कोई कंपनीज में खर्चे कम होते हैं ना, तो उस कंपनी का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आता है। और जिस भी कंपनीज में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर खर्चे ज्यादा होते हैं ना, तो उस कंपनी में प्रॉफिट जो होता है वो बहुत कम होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो जिस भी कंपनीज हमेशा देखती है कि कोई भी कंपनीज हमेशा ये देखती है कि उनकी कंपनी में अगर कॉस्ट कम हो रहा है, तो वो क्या करती है, पैसा डेट्स के थ्रू लेती है। और जिस भी कंपनीज में कॉस्ट बच्चों ज्यादा होती है ना, तो वो कंपनीज क्या करती है, पैसा इक्विटी के थ्रू लेती है। अब ये क्यों, देखो
इसका रीज़न यहाँ पे सबसे इजी है, मैं यहाँ पे आप सभी को दिखाता हूँ, मैं जो डायग्राम का था। देखो जब भी कॉस्ट कम रहेगी ना, जब भी कॉस्ट, देखो जब भी कॉस्ट कम रहेगी बच्चों, जब भी कॉस्ट कम रहेगी तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आप हर कंपनीज को पता चल जा रहा है कि भाई उनके पास तो प्रॉफिट हमेशा जो होगा वो ज़्यादा ही आएगा। अब कंपनीज के पास जब प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो कंपनी को पता है कि अगर वो डेट से पैसा उठाएँगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो रिटर्न होगा, उनको जो रिटर्न मिलेगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है तो कंपनीज़ क्या करेगी, उनको पता है कि डेट से अगर वो पैसा लेगी तो उनको रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट अपने पार्टनर को देना पड़ता है, तो इक्विटी इज़ अ बेटर ऑप्शन। ठीक है? तो जब भी कंपनीज़ में कॉस्ट जो कम, मतलब जब भी कॉस्ट कम होती है ना तो हर कम प्रॉफिट ज़्यादा आता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो हर कंपनी सोचती है कि वो डेट के थ्रू, मतलब बैंक वैंक के थ्रू पैसा को उठा ले। ठीक है? और उसी का उल्टा है कि जब भी कंपनीज़ में कॉस्ट ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो हर कंपनीज़ को पता है कि अगर प्रॉफिट कम हुआ तो मतलब कंपनी लॉस में जा सकती है, लॉस में जाएगी तो कंपनी क्या करती है, डेट से पैसा नहीं उठाती, क्योंकि कंपनी को पता है अगर लॉस में आ गया तो सारा उनकी कंपनी का एसेट्स वो बेचना पड़ेगा। इसलिए इसलिए वो क्या करते हैं, इक्विटी के थ्रू पैसा उठाती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर लॉस भी हो गया तो पैसा आपस में बढ़ जाएगा। इसके लिए वो इक्विटी के थ्रू पैसा लेती है। सेकंड पॉइंट है आर, सी आर। अब आर का मतलब क्या होता है, रिक्स। ठीक है? आर का मतलब क्या है, रिक्स। अब रिक्स देखो, जब भी कोई भी कंपनी में ज़्यादा रिक्स होता है ना तो हर कंपनी क्या करती है, इक्विटी के थ्रू पैसा कमाती है। आपको पता है, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, अगर लॉस भी हुआ कंपनी में तो जितने भी लोग हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, वो सभी क्या करेंगे, आपस आपस में लॉस को बांट लेंगे। ठीक है? तो हर कंपनी में जब भी रिक्स होता है, कंपनी को लगता है कि भाई लॉस में जा सकती है, रिस्क ज़्यादा है, तो वो इक्विटी के थ्रू पैसा उठा रही है। अगर नहीं होता है, कम होता है रिस्क, तो वो क्या करती है, डेट के थ्रू पैसा उठाती है। ठीक है? अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास एस। एस का मतलब है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट की सिचुएशन। अब इससे जानने से पहले आपको समझना है कि बियरिश या फिर बियर पीरियड का मतलब क्या है। देखो, स्टॉक मार्केट आप सभी ने सुना है, ठीक है? तो जब भी मैं स्टॉक मार्केट में हम वर्ड यूज करते हैं बियरिश या फिर बियर पीरियड, ये ऐसा पीरियड होता है जब स्टॉक मार्केट में मंदी होती है, मतलब बहुत लॉस में जा रहा होता है। ठीक है? तो अगर इस सिचुएशन में कोई भी बंदा अगर स्टॉक मार्केट में जब बियरिश या बियर पीरियड के समय पैसा लगाएगा तो उसका पैसा डूब जाएगा, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और स्टॉक मार्केट में हम और कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे बुल हो गया या बुलिश पीरियड। तो ये दो, इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट बहुत प्रॉफिट में जा रहा है। तो मतलब इस समय अगर बुल या बुलिश पीरियड में कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा तो उसका पैसा, मतलब उसके प्रॉफिट मिलने का ज़्यादा चांस है। ठीक है? तो बियरिश या बियर पीरियड का मतलब है स्टॉक मार्केट लॉस में जा रहा है, बुल या बुलिश पीरियड का मतलब है स्टॉक मार्केट प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है? तो उसे हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। तो बच्चों, जैसे ही हर कंपनीज को पता चल जाता है कि स्टॉक मार्केट बियरिश या फिर बियर पीरियड में जा रहा है, तो कभी भी कोई भी कंपनीज ना क्या करती है, डेट से पैसा उठाती है। ये क्यों उठाती है, देखो, क्योंकि पता है उन्हें कि अगर वो स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा उठाएंगे तो उन्हें लॉस फेस करना पड़ेगा। इसलिए हर कंपनीज क्या करती है, जब भी उन्हें पता चल जाता है कि कैपिटल मार्केट में बियरिश या फिर बियर पीरियड है, लॉस का पीरियड मतलब लॉस पीरियड चल रहा है, तो वो क्या करती है, बैंक के थ्रू पैसा उठाती है, मतलब डेट के थ्रू पैसा उठाती है। लेकिन अगर कंपनीज को पता चल जाता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बुल है या बुलिश, मतलब स्टॉक मार्केट बहुत फायदे में जा रहा है, तो वो क्या करती है, इक्विटी के थ्रू पैसा कमाती है, क्योंकि वहां पे पैसा उनको ज़्यादा मिलेगा इसके लिए। ठीक है? अब यहाँ पे आता है एफ। अब बच्चों, एफ का यहाँ पे फीचर का मतलब है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, जिस भी सोर्स से, चाहे आप बैंक के थ्रू पैसा उठा रहे हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसा उठा रहे हो या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा उठा रहे हो, तो पैसा उठाने का मतलब है उनसे पैसा मांगना। अगर आप बैंक से पैसा मांगते हो, ठीक है, अगर आप शेयर होल्डर से पैसा मांगते हो तो उसे हम कहते हैं पैसा को उठाना। ठीक है? तो बच्चों क्या होता है, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि जब भी अगर बैंक से पैसा उठाओगे, ठीक है, बैंक से पैसा मांगोगे, तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए का डॉक्यूमेंट करेगा, आपसे साइन वाइन करेगा और वो आपको पैसा दे देगा। ठीक है? तो इसका जो खर्चा है, ठीक है, जो खर्चा, कॉस्ट, बच्चों इस कॉस्ट को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट होती है जो पैसा उठाने के लिए हेल्प करती है। जैसे मान लो कि अगर बैंक में आपको बहुत सस्ता हो रहता है, ठीक है, अगर आपको बैंक के थ्रू पैसा उठाना है तो बहुत बैंक क्या करेगा, आपको 100 रुपए का डॉक्यूमेंट खरीद के देगा, 500 रुपए का मैक्सिमम, और उससे आपको साइन वाइन करवाएगा और आपको पैसा दे देगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप इक्विटी में करोगे, इक्विटी में क्या हो जाएगा, आपका जो पैसा उठाने का जो खर्चा है वो बच्चों बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा,
उसमें आपको 5000 समथिंग लगेगा, फिर पैसा उठाने के लिए अलग पैसा लगेगा। तो बच्चों ये जो पैसा हम कोई भी सोर्स से मांगते हैं ना, तो इस पैसे को मांगने के लिए कुछ खर्चे आ जाते हैं हमारे पास, तो उन खर्चों को हम क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा हर कंपनी क्या करती है, हर कंपनी देखती है, मतलब हर कंपनी, जो भी कंपनी अगर चाहती है कि उनका फ्लोटेशन कॉस्ट जो है, उनका मतलब पैसे मांगने का जो खर्चा है वो कम हो, तो हर कंपनी क्या करती है, डेट के थ्रू पैसा मांगती है। क्योंकि डेट में क्या, मैंने अभी आपको बताया, बैंक क्या करती है, सिर्फ 500 रुपए का डॉक्यूमेंट देती है, आपसे साइन वाइन करवाते हैं, आपको पैसा दे देती है। तो जो भी कंपनी चाहती है कि उनका फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो, तो वो डेट के थ्रू पैसा उठाती है। और लेकिन जो भी कंपनी चाहती है कि उनका फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो कंपनी क्या करती है, इक्विटी के थ्रू पैसा उठाती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, देखो सी का मतलब है कैश फ्लो पोजीशन। तो बच्चों अगर आपकी कोड को अच्छे से लर्न कर लोगी ना, तो आप इजीली ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। कैश फ्लो पोजीशन, अब कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या होता है, मतलब पैसे का आना। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन मतलब आपकी बिजनेस में पैसे का फ्लो कैसा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैश फ्लो पोजीशन। अब यहाँ पे आप ये चीज लॉजिकली देखना, जिस भी कंपनीज में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों पैसा बहुत ज्यादा आता रहता है, पैसा आते रहता है, आता रहता है, तो बच्चों वो कंपनीज क्या करती है, हमेशा डेट के थ्रू पैसा उठाती है। अब इसका रीजन क्या है, देखो हर कंपनीज को पता है कि अगर उनकी कंपनीज में प्रॉफिट मतलब पैसा आते जा रहा है, उसका मतलब उनके कंपनी में आराम से पैसा आएगा। और अगर वो डेट से भी पैसा मांगेंगे, तो बैंक, अगर उन्हें फ्यूचर में बैंक को पैसा वापस करना है, तो वो इजिली वापस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी में पैसा क्या है, आता रहता है। ठीक है, तो जिस भी कंपनीज में पैसा आता रहता है ना, तो वो कंपनी हमेशा डेट में जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो डेट से लेंगे तो वो डेट का पैसा इजिली पे कर देंगे। और उन्हें भी पता है कि डेट से अगर वो लेंगे तो उनके पॉकेट में, उनके सेल्फ पॉकेट में सबसे ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि डेट का सबसे बड़ा यही एडवांटेज है कि इक्विटी से सबसे ज्यादा पैसा डेट में बचता है आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी कंपनीज में, अगर कोई भी कंपनी को लगता है कि उनके कंपनी में पैसा जो है बहुत कम आता है, तो वो कंपनी क्या करती है, थोड़ी रिस्क में रहती है, क्योंकि उन पर पैसा कम आता है। और जैसे ही पैसा कम आता है, तो वो क्या सोचती है कि उनकी कंपनी लॉस में जा सकती है, तो लॉस में भी जा सकती है, तो इसलिए वो टेंशन नहीं लेती, वो सीधा इक्विटी से पैसा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लॉस भी हो गया तो इक्विटी से क्या हो जाएगा, पैसा आधा आधा बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक रीजन है कैश फ्लो पोजीशन। अब आता है हमारे पास सिक्स पॉइंट एफ। अब बच्चों यहाँ पे एफ का मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 पॉइंट, इसका मतलब है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब बच्चों फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हमेशा आपको पता है होगी ही होगी। जैसे कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है, कंपनी में फ्यूल का बिल, वो हमें पता है कि वो कॉस्ट होना ही होना है। ठीक है, कोई भी मतलब मान लो फैक्ट्री है, वहाँ पे मशीन की ज़रूरत है, फ्यूल का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, तो हर फैक्ट्री को पता है कि वो सब खर्चे कंपनीज को होंगे ही। तो वैसे टाइप के खर्चे जो कंपनीज को पता है वो होने ही हो, मतलब हर हमेशा होते ही रहेंगे, तो वैसे खर्चों को कहते हैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो बच्चों ये सेम एज कॉस्ट है। ठीक है, तो इसका जो भी डब्बा मैंने यहाँ पे बताया ना, ये सेम एप्लीकेबल इधर भी है। ठीक है, तो सेम एस कॉस्ट, कॉस्ट के पॉइंट की जैसा सेम है। ठीक है, चलो अब हमारे पास अगला और लास्ट पॉइंट है सी। अब सी का कोड क्या कहता है, कंट्रोल कंसिडरेशन। देखो कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब होता है बच्चों पावर को डाइल्यूट करना। डाइल्यूट का मतलब होता है शेयर करना, डाइल्यूशन का मतलब होता है शेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर का मतलब डाइल्यूट का मतलब होता है शेयर करना। तो कभी कभी क्या होता है, हर कंपनीज क्या करती है, कोई कंपनी चाहती है कि वो अपनी पावर को शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करे, कोई कंपनी चाहती है कि वो अपने पावर को शेयर होल्डर के साथ शेयर ना करे। ठीक है, तो कंट्रोल या पावर, तो जो भी कंपनी चाहती है कि वो अपना कंट्रोल क्या करे, शेयर करे। ठीक है, तो वो कंपनीज क्या करती है, मतलब जो भी कंपनी चाहती है कि वो अपना कंट्रोल क्या करे, मतलब किसी को ना दे। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे होगा क्रॉस, यहाँ पे होगा। तो जो भी कंपनी चाहती है कि वो अपना कंट्रोल हर इसको शेयर करें, तो वो क्या करती है, इक्विटी से पैसा करते हैं, क्योंकि इक्विटी में क्या आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, और शेयर होल्डर्स क्या रहते हैं, एक तरीके के ओनर्स होते हैं। तो अगर वो आपके बिजनेस के ओनर है, मतलब कहीं ना कहीं उनके पास भी कंट्रोल की पावर होगी। ठीक है, तो जो भी बिजनेस चाहता है कि अपने कंट्रोल किसी और को दे दे, तो वो क्या करते हैं, इक्विटी से भी पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि वो अपना कंट्रोल देना चाहती है, तो हमेशा इक्विटी से पैसा उठाती है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस में कोई और कंट्रोल ना करे, तो वो क्या करती है बच्चों, बैंक से पैसा लेते हैं, क्योंकि बैंक क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमारे कोई ओनर्स नहीं होते। इसलिए वो क्या करती है, अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि अपना कंट्रोल किसी को ना दी, तो वो क्या करती है, अपनी डेथ के थ्रू पैसा उठाती है, क्योंकि
ठीक है, क्योंकि दैट्स बैंक्स हमारे लिए किस तरह के क्रेडिटर्स होते हैं। तो यही एक चीज़ है बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनेंशियल डिसीजन में, आप एक चीज़ हमेशा नोट करना कि फाइनेंशियल डिसीजन में हर कंपनीज को ये पता चलता है कि वो डेट के थ्रू पैसा उठाए, यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पैसा उठाए, या फिर इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के या स्टॉक मार्केट के थ्रू उसके थ्रू पैसा उठाए। ठीक है, तो इसकी कोड की हेल्प से आप इजिली क्या कर सकते हो, सारे फैक्टर्स को लर्न कर सकते हो, जैसे कॉस्ट हो गया, रिस्क हो गया, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट हो गया, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप सारी चीज़ों को आराम से इस कोड के थ्रू लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही मैं हर इसके अलग अलग कोड है, आप इजिली इससे सारी चीज़ों को लर्न कर पाएंगे, इजिली केस स्टडी भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो इस सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन है, यहाँ पे कोड कर लेना, और इसके बाद ये सारी जिस तरीके से दिया है उस तरीके से आप इसे आराम से नोट कर लेना और इसके हिसाब से आप चलना। ठीक है, आपको बहुत ईजी होगा और आप आराम से हर चीज़ें आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों इतना चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली लेक्चर्स में डिविडेंड डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम थोड़ा लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक जो है वो अगली क्लास में करेंगे। तो बच्चों होपफुली आपने आज नोट किया होगा, और मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चले बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली हम लोग ने फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ लिया था, डिविडेंड डिसीजन पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है ना, वो दो तरीकों का होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो पहले आज हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में जानेंगे। तो हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर फिक्स एसेट्स आता है या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन आता है। ठीक है, आखिर ये फिक्स एसेट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक ही है। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे भी मैंने फिक्स एसेट्स या कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिख दिया है। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर आती है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोड डाल दिया। अब ये कोड का मतलब क्या है, देखो, एन मतलब न्यू, एलसीडी मतलब आप जानते हैं वो टीवी, जीएसटी आप जानते हैं एक तरह का टैक्स होता है, और एफ मतलब होता है फिक्स करना। ठीक है, तो अगर आप इसे हिंदी में पढ़ के कर लोगे तो आपके कोड आराम से याद हो जाएगा, और आप पूरे फैक्टर्स अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे और आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एन मतलब न्यू एलसीडी में जीएसटी फिक्स होगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी हेल्प से करोगे ना, ये सेंटेंस की हेल्प से, ये कोड की हेल्प से, तो आपको इजिली लर्न हो जाएगा। तो एक बार मैं फ्लो चार्ट में भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखना, न्यू एलसीडी में जीएसटी फिक्स होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप आराम से क्या कर सकते हो, इस टॉपिक को लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब आखिर ये होता क्या है, देखो, सबसे पहले आपको ये जानना है कि फिक्स एसेट्स या फिर कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है। लॉन्ग टर्म या मोर देन 1 ईयर, मतलब ऐसी चीजें जो आप बहुत लंबे समय तक यूज करते हो, और होपफुली वो 1 साल के ऊपर तक यूज करते हो। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज के लिए जो भी चीज जो वो लंबे समय तक करते हैं और 1 साल के ऊपर तक करते हैं, ठीक है, वैसी चीजों के लिए, मतलब वैसी चीज एक कंपनी के लिए फिक्स एसेट्स कहलाती है। जैसे मशीन, क्या मशीन आप अगले दिन आज खरीदा और अगले दिन क्या बेच दोगे? नहीं, नहीं बेचोगे मशीन को, है ना। मशीन को क्या करोगे, हर कंपनी क्या करती है, मशीन को एकदम लंबे समय तक के लिए यूज करती है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करती है, और वह हमेशा 1 साल के ऊपर तक के लिए यूज करती है। ठीक है, तो बच्चों वैसी टाइप की चीजें, ऐसी टाइप की एसेट्स क्या कहलाते हैं, हमारे लिए फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स एसेट्स या फिर कैपिटल बजटिंग है ना, इतना तो आपने जान लिया कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसी चीजें जो हम लंबे समय तक यूज करते हैं और 1 साल के ऊपर तक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसे हर कंपनी क्या कहती है, फिक्स एसेट्स या फिर कैपिटल बजटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है, सोच विचार करना। ठीक है, तो हम ये हर कंपनी क्या करती है, सोच विचार करती है कि जो भी फिक्स एसेट्स है क्या वो अपनी कंपनी के लिए लेंगे या नहीं लेंगे। अगर वो लेंगे तो उन्हें कितना फिक्स एसेट्स लेना चाहिए, कितना ज्यादा लेना चाहिए या फिर कितना कम लेना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है,
फिक्स एसेट्स डिसीजन करती है। ठीक है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है कि उन्हें फिक्स एसेट्स कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इस टॉपिक को समझाते हुए, इस टॉपिक को जब भी मैं समझाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपका मशीन का एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं फिक्स एसेट्स नहीं कहूंगा, मशीन के एग्जांपल से आपको सारी चीजें समझाऊंगा, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम सबसे पहला पढ़ते हैं एन। ठीक है, तो कोड में एन है सबसे पहला। एन का मतलब है नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखो, नेचर या फिर नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब बच्चों टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऐसे टाइप के मतलब देखो देखो अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए बच्चों अलग अलग फिक्स एसेट चाहिए होता है। ठीक है, एफ सी आर का मतलब है, एफ सी आर का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दू एग्जाम्पल में देखूँ तो मैं एक लेता हूँ फैशन इंडस्ट्री और दूसरी मैं लेता हूँ आयरन इंडस्ट्री या फिर स्टील इंडस्ट्री। अब देखो, अगर मैं बात करूं फैशन इंडस्ट्री में, तो फैशन इंडस्ट्री में ना बच्चों मशीन का यूज मतलब एफ सी आर का यूज बच्चों बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे स्टील इंडस्ट्री में कितनी सारी मशीन्स की जरूरत पड़ती है ना, तो उसके हिसाब से एफ सी आर जो रहता है फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप अगर एक चीज और एक बार लॉजिक देखोगे तो फैशन इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, सिर्फ वो सिलाई की मशीन, ज्यादा से ज्यादा सिलाई की मशीन और छोटी मोटी मशीन्स खरीदते हैं। ठीक है, तो उसके स्टील के मुकाबले फैशन इंडस्ट्रीज में क्या रहता है, फिक्स्ड कैपिटल या फिर फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे स्टील की अगर मैं बात करूं, स्टील में क्या होता है, हमके बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगती है, तो वहां पे क्या रहता है, फैशन के मुकाबले वहां पे स्टील में ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 टाइप के बिजनेस लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में बहुत टाइप के बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो मतलब हर टाइप के बिजनेस के लिए अलग अलग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब सेकंड है एल। एल का मतलब है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जानो कि कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है। कोलैबोरेशन मतलब मिलके। ठीक है, तो जब भी आप मिलके कुछ काम खरीदोगे तो आपको मशीन्स की मतलब मशीन को कम लेना पड़ेगा, लेकिन आप अगर कोलैबोरेशन से नहीं करोगे तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी। अब इसका मतलब समझना। सपोज करना कि एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है ₹10,000 की, और अगर इस मशीन को सिर्फ मैं खुद से खरीदूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा ₹10,000 मुझे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये मैं मशीन को क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं किसी और के साथ मिलके कोलैबोरेशन से, हम दोनों आपस में मिलकर इस मशीन को खरीदेंगे, तो मैं कितना दूंगा, 5,000 दूंगा, मेरा दोस्त कितना देगा, 5,000 देगा। तो हम दोनों का जो पैसे मिला के हम क्या कर लेंगे, एक मशीन को खरीद लेंगे 10,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब मैं अकेले काम कर रहा था, कोलैबोरेशन से नहीं कर रहा था, जब पहले में मैं जब 10,000 का खुद से ले रहा था, ठीक है, जब मैं बिना कोलैबोरेशन के काम कर रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ी थी, मशीन मुझे अकेले देनी पड़ी थी, ज्यादा ज्यादा लग रहा था। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब मैंने क्या कर लिया, हम दोनों ने आपस में मिलकर काम कर लिया, ठीक है, तो हमें क्या पड़ा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत कम पड़ गई। ठीक है, जब हम मिलके काम किए तो हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत कम पड़ गई। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अब है थर्ड पॉइंट सी। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है चॉइस ऑफ टेक्निक। देखो, आप यूनिवर्स में जितने भी आपको बिजनेस मिलेंगे ना, तो उस बिजनेस में 2 तरीके से काम हो सकते हैं। एक तो आप लोगों से काम करवा सकते हो, और दूसरी चीज है मशीन से आप काम करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको पता है मशीन को चलाने के लिए भी लोग चाहिए, है ना, तो हम हमेशा आप याद रखना, एक टाइप होता है हर बिजनेस में, एक टाइप आप लोगों से सिर्फ करवा सकते हो, और दूसरा टाइप होता है आप मशीन की हेल्प से आप काम को कर सकते हो, है ना। तो जब आप लोगों की हेल्प से काम करते हो तो हम इसे कहते हैं लेबर टेक्निक, और जब हम मशीन का यूज ज्यादा करके अपना काम करते हो तो हम इसे कहते हैं कैपिटल टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अभी टेक्निक का मतलब समझ लिया। लेबर मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग काम करते हो, कैपिटल मतलब जहाँ पे ज्यादा मशीन की हेल्प से काम हुआ जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर जिस बिजनेस में आप अगर लोगों का इस्तेमाल ज्यादा करोगे,
ठीक है, तो वहां पे हमें मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं देना पड़ेगा, मतलब कम लगेगा। ठीक है, लेकिन जिस बिजनेस में अगर हम मशीन ज्यादा यूज करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी, मतलब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा हो पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास डी पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अभी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, और मान लो कि उस बिजनेस में, ये मेरा बिजनेस है, मान लो एबीसी बिजनेस, इस बिजनेस में मैं सिर्फ मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे मोबाइल बनाने में और मोबाइल बेचने में बहुत प्रॉफिट होने लगा। तो मैंने सोचा कि यार मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस को बढ़ा देता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं एसी बनाने में भी काम करता हूँ, मैं फ्रिज बनाने में भी, रेफ्रिजरेटर बनाने में भी काम करता हूँ। ठीक है, और मैं म्यूजिक प्लेयर बनाने में भी काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर दिया अपने बिजनेस का, मतलब अपने बिजनेस को मैंने क्या कर दिया बच्चों, बढ़ा दिया। ठीक है, अपना मतलब, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब देखो अगर मैं, अगर मान लो कि सिर्फ यहाँ पे अगर मैं सिर्फ मोबाइल बना रहा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे डाइवर्सी मेरा बिजनेस सिर्फ एक होता, अगर मैं डाइवर्सिफाई नहीं करता, मैं एक ही बिजनेस, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में, मतलब सिर्फ मोबाइल बना रहा होता, तो सिर्फ मुझे क्या रहती है, मोबाइल बनाने के लिए सिर्फ मशीन लगती। लेकिन अब मैंने क्या की, ठीक है, तो लेकिन जैसे अगर मैंने अपना बिजनेस को बढ़ा दिया, अलग अलग काम और करना लग गया, तो मुझे क्या पड़ेगी, एसी की भी मशीन लगेगी, रेफ्रिजरेटर बनाने की मशीन लगेगी, म्यूजिक प्लेयर बनाने की भी अलग मशीन लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे मशीन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, है ना, तो मशीन की मतलब FCR, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मुझे ज्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। लॉजिक चीज आप यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, अब अगला है जी। जी मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखो मान लो कि सिर्फ मेरा पहले एक ही कंपनी थी, ठीक है, तो उसमें मुझे 10 मशीन्स की जरूरत पड़ती थी। मान लो धीरे से मेरा बिजनेस क्या हो गया, ग्रो हो गया, और मैंने और अपनी दो दो कंपनी लगा दी, दो दो इंडस्ट्री लगा दी। तो अब मुझे इन इंडस्ट्री के लिए भी क्या पड़ेगी, मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं और मशीन्स खरीदूंगा, और मशीन्स खरीदूंगा, मतलब मैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही मेरा बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो मुझे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, और हर चीज बच्चों एकदम लॉजिक से सोचना। ठीक है, अपनी बुक की लैंग्वेज में मत जाना, उसमें हार्ड दिया है, मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जहाँ पे अगर जो भी बिजनेस अगर ग्रोथ नहीं करेगा या नहीं हो रहा है, तो उसमें ऑब्वियस बात है, जब बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है तो कोई भी बंदा क्यों मशीन एक्स्ट्रा खरीदेगा। ठीक है, और जिसका बिजनेस बस ग्रो करते जाएगा वो बंदा क्या करेगा, और मशीन खरीदेगा, है ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एस। एस का मतलब है स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चों काम होना। ऑपरेशन का मतलब काम होना। ठीक है, मान लो कि अगर मेरा काम और बढ़ेगा तो मुझे मशीन्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, मशीन्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि अगर मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब मेरा काम अगर और बढ़ गया, काम अगर मेरा बढ़ गया तो मुझे क्या पड़ेगी, मशीन्स की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मेरा काम नहीं बढ़ रहा है या फिर बहुत कम है तो मुझे क्या पड़ेगी, मशीन्स या फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत भी कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास टी। टी का मतलब है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखो टेक्नोलॉजी हमेशा एक कॉमर्स, आप कॉमर्स में हो तो मैं आप सभी के साथ एक बेसिक चीज शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती है लेकिन कम कभी नहीं होती। ठीक है, नोट करना कि टेक्नोलॉजी कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, इस चीज को सितारा बना दो यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, पुरानी होती है। तो कभी भी आप अपने फ्यूचर लाइफ में कभी भी ऐसा किसी को मत कहना कि टेक्नोलॉजी कम हो गई। इसके जगह आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। ठीक है, तो कभी भी फ्यूचर में आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कभी भी ये मत कहना कि टेक्नोलॉजी कम हो गई, हमेशा कहना कि टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई। ऑब्सलीट होना मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। ठीक है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे और एक चीज देखना कि मान लो कि आपकी कंपनी है, ठीक है, और आप सोच रहे हो यार कि मैं ना
टेक्नोलॉजी से, मतलब आप सोच रहे हो कि अपनी कंपनी में आप टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करो, तो जब आप टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि जब मुझे अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करनी है, मतलब मुझे मशीन्स को ज्यादा लाना है, ठीक है, मशीन्स को ज्यादा लाना है। अब मशीन्स को आप लाएंगे ज्यादा तो अपने आप फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर टेक्नोलॉजी पुरानी है आपकी, ठीक है, तो इसका मतलब अब टेक्नोलॉजी पुरानी है, मतलब आप यूज करना नहीं चाहते, इसलिए आप फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, कम रखेंगे। तो ये होगा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब। अब है यहाँ पे फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। अब बच्चों फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव का मतलब है मॉर्गेज करना या मॉर्गेज करना। ठीक है, तो मॉर्गेज करने का मतलब है किसी किसी पीपल से उधारी मांगना। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि ये एक मशीन है, ठीक है, अगर ये मशीन मैं खुद से खरीदूंगा, मतलब मान लो ये 10,000 की मशीन है, ठीक है, अगर ये मैं खुद से खरीदूंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा अपने पॉकेट से मुझे 10,000 रुपीज, 10K रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन मान लो इसके जगह इस मशीन को मैं किसी से उधारी मांग लूं और मैं बोलूं कि भाई मुझे उधारी में दे दे, तो जब आप कुछ भी चीज को उधारी में लेते हैं ना, तो हम इसे कहते हैं लीज फाइनेंसिंग या फिर मॉर्गेज करना। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं मशीन किसी से उधारी मांगूंगा, यस मतलब उधारी मांगूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे से कुछ देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपने पैसे से मुझे कुछ मशीन नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा फंसाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो उधारी में मांग रहा हूँ। अब उधारी में मांग रहा हूँ तो मुझे तो भाई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, है ना। तो इसलिए जब भी आप उधारी मांगते हो तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की शुरू शुरू में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, किसी से उधारी नहीं मांग रहे हो, तो भाई आपको अपने पैसा लगाना पड़ेगा। अपने पैसे लगाना पड़ेगा तो उस मशीन, आप मशीन खरीदोगे, मशीन खरीदोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा शो करेगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपके साथ 8 पॉइंट शो किए, ये है फिक्स एसेट्स या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन के टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक्स को बच्चों इस तरीके से लर्न करना, आपको इजिली सारी चीजें लर्न हो जाएगी। इस कोड को कर लेना। इस कोड का मतलब है न्यू एलसीडी में जीएसटी फिक्स हो गया है। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से करोगी ना तो आराम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक बार बता दूं कि मैंने यहाँ पे से फिक्स एसेट्स, ठीक है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स या फिर मैं कह सकता हूँ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो है ना, मैंने उसको FCR से यहाँ पे शो किया है। ठीक है, FCR। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट तो तब भी एक ही मतलब है। ठीक है, लेकिन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आप ज्यादा लिखना तो वो ज्यादा सूट करेगा। ठीक है, तो बच्चों होपफुली इस टॉपिक से आप समझ गए होंगे। तो अगली लेक्चर्स में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों मैं चलता हूँ, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जो कि फिक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही टॉपिक था। ठीक है, तो आज हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ वापस एक गुरु मंत्र वाला कोड शेयर करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले आप समझो इस कोड का मतलब क्या है। देखो, CCSS आपको याद तो आराम से हो जाएगा, CCSS। अब यहाँ पे LG कंपनी आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं LG, ठीक है, और I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, N का मतलब है नहीं, B का मतलब है BP, ठीक है, ब्लड प्रेशर वाला। तो यहाँ पे अगर आप CCSS, तो यहाँ पे आप देखना, मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ हिंदी में एक सेंटेंस। CCSS याद हो गया, LG में इन्वेस्टमेंट मत करना, BP हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से इस कोड की हेल्प से आप आराम से लर्न कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल के सारे फैक्टर्स को। ठीक है, और आप अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे CCSS LG में इन्वेस्टमेंट मत करना, BP हाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अब यही चीज मैं आप सभी को यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहला CC.SS.LG में इन्वेस्ट मत करना, नो, BP हाई हो जाएगा। ठीक है, देखो इतनी इजीली तरीके से आपने सारे फैक्टर्स को लर्न कर लिया। ठीक है, ऐसे आपने इन चारों के भी, जितने बाकी के 3 हैं उसको भी मैंने आपको ऐसे ही याद करवाया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आखिर में वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आप जानो वर्किंग और कैपिटल का मतलब। वर्किंग मतलब ऐसी चीजें जो बिजनेस डेली बेसिस में यूज करती है। ठीक है,
तो बिजनेस में बार बार यूज होने वाली थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें जो एक बिजनेस बार बार डेली अपनी कंपनी या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करता हो, ठीक है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। का मतलब है पूंजी, पैसा, ठीक है। मतलब ये चीज ये कह रहा है कि हर कंपनी क्या करती है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन में, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो हर कंपनी ये देखती है वर्किंग कैपिटल डिसीजन में कि उनकी जो भी डेली यूज वाली चीज है उसमें उनको कितना पैसा लगेगा, ठीक है, कितना पैसा लगेगा, और वो उस पैसे से कितना वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी कंपनी की आ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अवेलेबल पैसे से। मतलब हर कंपनी सबसे पहले ये देखती है कि उनके पास पैसा कितना है, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने जितने भी वर्किंग कैपिटल है, जो ऐसी चीजें जो वो डेली डेली यूज करते हैं, तो पैसे को देख के वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, उनको कितना रिक्वायर है अपनी कंपनी में, है कि भी नहीं है, अगर है तो कितना ज्यादा है और कितना कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। आप मतलब हर कंपनी इसमें सोच विचार करती है कि उन्हें अपनी कंपनी के लिए कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे वर्किंग कैपिटल में बच्चों एग्जांपल में मैं अगर आपको बताऊं, इसमें आ जाएगा कैश, आ जाएगा जो हर कंपनी डेली आता है जाता है हर कंपनी से, ठीक है। सेकेंड चीज है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये भी ऐसी चीज है जो हर कंपनीज में आते रहती है डेली बेसिस में, जाते रहती है डेली बेसिस में, ठीक है। वैसे मैं आपको और एक चीज बता दूं कि इसकी भी मीनिंग हर चीज की है, फाइनेंशियल डिसीजन से लेकर इस चैप्टर से लेकर सारे नोट्स जो है मैं आप सभी के साथ लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ठीक है। पूरे लमसम टोटल जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वैसे ये वाले जो कंसेप्ट है ये आपको याद होने चाहिए, बाकी समय मैं आपको मीनिंग छोटी छोटी लिखा दूंगा और अच्छी सी, ठीक है, जो आपको फटाक से लर्न हो जाए। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि वर्किंग कैपिटल में जैसे कैश आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, तो ये सारी कैश और रॉ मटेरियल इनकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है सी। सी का मतलब है, सी का मतलब है क्रेडिट अलाउड। देखो, हमेशा याद रखना कि जो भी बिजनेस क्रेडिट देता है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो भी बिजनेस क्रेडिट नहीं देता उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर इस चीज को मैं आपको रॉ मटेरियल की एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, सपोज करना कि यहाँ पे दो बिजनेस है, ठीक है, दो बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो बिजनेस है, ठीक है, और ये वाला एक बिजनेस है, ये बिजनेस क्या करता है, ये क्रेडिट में सामान नो नहीं देता, ठीक है, और ये बिजनेस क्या है, ये क्रेडिट में सामान को बेचता है, रॉ मटेरियल्स को सामान क्रेडिट में मतलब उधारी में बेचता है। अब मान लो कि गलती से यहाँ पे एक पर्सन आया, दौड़ते दौड़ते ये वाली दुकान में आया, और इस दुकान में आके कहता है कि भाई मैंने एक नया बिजनेस चालू किया है और मैं अपना बिजनेस को चलाना चाहता हूँ और मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बंदा इस बिजनेस को कहता है कि क्या प्लीज आप मुझे उधारी में रॉ मटेरियल दे दोगे, तो मैं आपको फ्यूचर में जैसे मेरा बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट आएगा, तो मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। तो ये बिजनेस कहता है इस बंदे को, ये बिजनेस इस बंदे को कहता है कि नहीं भाई, हमारा बिजनेस का रूल है कि हम उधारी में किसी को सामान नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, देखो, ये जब बंदा आया क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो इस दुकान का जो माल है वो क्या है, नहीं बिक रहा है या फिर कम बिक रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मान लो कि अब ये यही सेम बंदा अब क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, उदास होकर ये क्या करेगा, दूसरी शॉप में जाएगा। मान लो कि अब अगली बार ये वाली शॉप में आया और इस शॉप में भी आके उसने सेम चीज बोला, अब लेकिन ये वाला बिजनेस का रूल है कि ये उधारी में सामान दे देता है, तो अब क्या हो गया, अब क्या होगा, ये वाला बिजनेस क्या करेगा, इसको सामान दे देगा। तो मतलब जब जो भी बिजनेस अगर क्रेडिट उधारी में सामान बेचता है, तो बच्चों उसका सामान मतलब उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो जल्दी बिकता है, मतलब उसका सामान जो है वो जल्दी क्या होता है, बिकता है। आप इसे ऐसा समझ लो, ठीक है। अब देखो, इसका सामान बिकेगा, ठीक है, इसका सामान बिकेगा। अब जैसे इसका सामान बिकेगा तो इसका स्टॉक क्या होने लग जाएगा, खाली होने लग जाएगा। अब खाली होने लग जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने सप्लायर को बोलेगा कि भाई मुझे और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मुझे और रॉ मटेरियल रिक्वायर है, मतलब चाहिए। तो ये अपने बिजनेस में और रॉ मटेरियल बढ़ा देगा, मतलब ला देगा। तो यही चीज आप गौर से देखना, जब ये यही बंदा
जब ये क्रेडिट या जो भी बिजनेस, अगर मतलब ये बिजनेस से जब क्रेडिट नहीं लिया तो इसका जो स्टॉक है वो क्या है, बिका ही नहीं। अब बिका ही नहीं तो इसका स्टॉक पूरा का पूरा है, ये भी बिका नहीं। तो जब इसका सामान खाली हुआ ही नहीं तो ये अपने सप्लायर को कैसे बोलेगा कि भाई और सामान ला दे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस बिजनेस का क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन वहीं पे ये बिजनेस क्या है, क्रेडिट में बेचता है तो इसका सामान जल्दी बिकेगा, सामान जल्दी बिकेगा, इसका स्टॉक खाली होगा, इसका स्टॉक खाली होगा तो ये अपने सप्लायर को बोलेगा कि भाई मेरा स्टॉक खाली हो रहा है तो मुझे और सामान ला के दो। तो जैसे ही और सामान आएगा तो तो ये क्या करेगा, अपनी वर्किंग कैपिटल मतलब बोलेगा कि भाई अपने सप्लायर को बोलेगा कि मुझे और रॉ मटेरियल की जरूरत चाहिए, मतलब मुझे और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर है, तो ये और ला के इसको देगा। ठीक है, तो यही चीज है कि जब आप उधारी में कोई बिजनेस सामान देगा तो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, नहीं देगा तो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। क्रेडिट अवेल इसका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, आपको इजिली लर्न हो जाएगा। सी का मतलब खत्म। अब आता है एस। एस का मतलब है स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चों काम होना। अब आप एक चीज लॉजिक बताओ कि अगर जो भी बिजनेस काम ज्यादा करेगा उसका, ठीक है, मतलब मान लो कि कोई भी बिजनेस काम ज्यादा करेगा, अब वो काम ज्यादा करेगा तो फिर उसका रॉ मटेरियल वापस खत्म हो जाएगा, तो वो अपने सप्लायर को बोलेगा कि भाई मुझे और रॉ मटेरियल की जरूरत चाहिए। ठीक है, तो उसका सप्लायर क्या करेगा, उसको और रॉ मटेरियल ला के देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस जो ज्यादा काम करेगा उसको क्या पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा है, जो बिजनेस ज्यादा ऑपरेशन मतलब काम करेगा उस बिजनेस को और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो बिजनेस बहुत कम काम करेगा उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास आता है एस। अब और एक एस का मतलब है सीजनल फैक्टर। देखो बच्चों, सीजन के हिसाब से भी ना हर बिजनेस का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चेंज होता है। मान लो कि एक बिजनेस है, ये रेनकोट बनाता है। अब ये क्या करता है, रेनकोट बनाता है। ठीक है, अब रेनी सीजन में क्या होगा, ये बिजनेस क्या करेगा, प्रोडक्शन कर मतलब रेनकोट बनाना चालू करेगा। अब मैं आपको कुछ भी चीज बताऊँ, ये पेन भी बनाने के लिए ना बच्चों रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी है। ठीक है, रॉ मटेरियल की हेल्प से ही एक फिनिश गुड्स बनता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं ये ये इसकी बटवे की, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये फोन की, ठीक है, तो कुछ भी चीज हो, ठीक है, तो ये फोन क्या है, ये फिनिश गुड्स है, लेकिन इसको बनाने के लिए भी क्या लगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल लगा। तो रॉ मटेरियल, जब आप पूरे रॉ मटेरियल को यूज करते हो तब जाके एक फिनिश गुड्स बनता है। तो ये क्या है, फिनिश गुड्स, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो वैसे ही रेनकोट भी है, रेनकोट भी बनाने के लिए बच्चों बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो जब उस रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं तब जाके एक फिनिश गुड्स मतलब रेनकोट बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि तो अब जब रेनी सीजन आ जाएगा तो ये कंपनी क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन चालू करेगी, काम चालू करेगी। अब वो जैसे काम चालू, ऑपरेशन चालू करेगी, काम चालू करेगी, तो क्या पड़ेगा उसको, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज्यादा और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी बढ़ा देगा। ठीक है, और मान लो कि ऑफ सीजन है, मतलब मतलब रेनी सीजन नहीं है, तो उसका क्या होगा, रेनकोट तो बिकेगा नहीं, तो वो प्रोडक्शन भी नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी हर बिजनेस का वैसे एग्जाम्पल से समझा, यह पॉइंट आपको एग्जाम्पल के थ्रू मतलब एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें कुछ वैसा टाइप का नहीं है। तो सीजनल फैक्टर ये कहता है, ठीक है, ऐसे हर बिजनेस की अपने हिसाब से उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदल जाती है सीजन के हिसाब से। अब सिक्स, अब है हमारे पास एल। एल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एल, एल है, एल का मतलब है लेवल ऑफ कंपटीशन। देखो सपोज करना कि मैं हूं और ये मेरा फ्रेंड है, मतलब मान लो कि ये कोई ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये दोनों में ना आपस में मार्क्स को लेकर मतलब आपस में दोनों बहुत पढ़ंतु हैं, बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को मार्क्स के बीच बहुत कंपटीशन है। ये दोनों चाहते हैं कि इनका एक दूसरे से मार्क्स ज्यादा आए। ठीक है, ये दोनों चाहते हैं, दोनों के बीच में बच्चों बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब मान लो कि गलती से ए का नंबर ज्यादा आ गया, तो बी क्या करे, मतलब मान लो कि ए का नंबर ज्यादा आ गया तो बी को पता चल गया कि भाई ए का नंबर ज्यादा आया है, और ए को ये भी मतलब बी को ये भी मतलब सॉरी, अगर ए को गलती से मार्क्स ज्यादा आ गए, ठीक है, तो बी को पता चल जाएगा कि भाई ए के मार्क्स ज्यादा आ गए, तो बी पता लगाएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई ए जो है मेरे से 1 घंटा ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, तो अब बी भी क्या करेगा, अब बी भी कोशिश करेगा कि वो और ज्यादा नंबर लाए, और वो सोचेगा कि अब मैं तो, वो मेरा फ्रेंड ए जो है वो 1 घंटा पढ़ता है,
तो मैं 2 घंटा पढ़ के ज़्यादा नंबर लाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही हर बिजनेस में भी होता है। हर बिजनेस में भी जो भी बिजनेस में कंपटीशन होता है ना, जो भी बिजनेस में कंपटीशन, तो वो क्या रहता है, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। मान लो कि अगर ये वाला जो ए बिजनेस है, ए बी सी बिजनेस है, और ये पी क्यू आर बिजनेस है, तो जैसे ही ए बी सी बिजनेस मान लो कि किसी दिन उसको वो प्रोडक्शन करके उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो पी क्यू आर को पता चल जाएगा कि भाई एबीसी ने प्रोडक्शन ज़्यादा किया, तो उसके कारण उसको क्या हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो पी क्यू आर भी सोचेगा कि भाई अब तो मैं एबीसी से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो जब ये प्रोडक्शन करेगा ना, तो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों कॉम्पिटिशन जब भी होता है ना, तो हमेशा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ जाती है। और जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं होता ना, वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एल हो गया। अब जी क्या कहता है बच्चों, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब देखना, आप ही मेरे को एक चीज कॉमन चीज बता दो कि मान लो कि ऑपरेशन, अगर मैं इसी के आगे जोड़ दूं, मान लो कि अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, अगर वो बिजनेस में ग्रोथ है, मान लो पहले आपका एक बिजनेस था, ठीक है, उस आपके एक बिजनेस में आप सिर्फ 3 मशीन यूज करते थे, 3 मशीन आप यूज करते थे। अब आपने क्या किया, और एक अपना बिजनेस खोल दिया, तो आप उस बिजनेस के लिए भी मशीन यूज करोगे। तो मतलब जब भी आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, जब भी आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, तो आप क्या करोगे, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब आपका काम काम क्या होगा, और बढ़ेगा। काम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती या कम होती है, तो वहां पे क्या होता है, काम भी बहुत कम होता है, काम कम होता है तो वहां पे प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वर्किंग रॉ मटेरियल या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कम होगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो यह ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब। अब आता है इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ये चीज को आप बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, हमेशा देखना, जब भी महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, सब सामान के दाम, सब सामान के प्राइस बढ़ेंगे, तो जितने भी लेबर है वो भी क्या करेंगे, वर्कर्स, वो भी बोलेंगे कि सैलरी अपनी उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब वो भी बोलेंगे, वो भी डिमांड करेंगे कि भाई हमारी भी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है, जिससे अपने आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो कि गलती से महंगाई बढ़ गई, मान लो कि आपकी सैलरी 10,000 थी, और मान लो कि पहले ये मोबाइल भी पहले 5,000 का था और आपकी सैलरी 10,000 की है। अब मान लो महंगाई होके यही मोबाइल अगर मान लो 50,000 का मिलने लगे और आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 में अटकी है, तो आप भी नॉर्मल चीज बोलोगे अपनी कंपनी वालों की कि सर महंगाई इतनी बढ़ी है, हमारी सैलरी भी बढ़ाओ, क्योंकि ये जो सैलरी मिल रही है इसके हिसाब से हमारी लाइफ नहीं चल पा रही है, क्योंकि महंगाई जो है हमारे सैलरी के हिसाब से ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो जब भी प्राइस बढ़ता है ना, जब भी प्राइस बढ़ता है कुछ हर चीज़ों का, तो लेबर जितने भी रहते हैं, वर्कर्स या एम्प्लॉय जितने भी रहते हैं ना, वो भी कंपनी को बोलते हैं कि हमारी भी सैलरी क्या करो, बढ़ाओ। ठीक है, तो होता क्या है, तो इससे क्या होता है कि कंपनीज को उन्हें क्या करना पड़ता है, कैश, जैसे मैंने अभी बताया कि वर्किंग कैपिटल में कैश आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा कैश देना पड़ेगा। ठीक है, उसी कारण वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो वही चीज लिखा है, जब इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो लेबर बोलेंगे हम हमारी भी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ेगी तो कंपनीज को उन्हें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। वैसे उसका उल्टा है, इन्फ्लेशन नहीं होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो लेबर जो है वो बोलेंगे नहीं कंपनीज को कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी अगर बढ़ाने का डिमांड नहीं होगा तो कंपनी क्या करेगी, उन्हें ज़्यादा कैश भी पे नहीं करेगी। ठीक है, तो ये है इन्फ्लेशन का मतलब। अब आता है एन। अब एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस। ये पक्का पक्का ना सेम है इसके जैसा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि अलग अलग बिजनेस में, ठीक है, अलग अलग बिजनेस के टाइप में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का अलग अलग जरूरत पड़ता है। जैसे अगर मैं बताऊँ फैशन इंडस्ट्री, अगेन मैं एग्जांपल है फैशन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब फैशन इंडस्ट्री में बच्चों बेसिकली वो क्या करते हैं, कपड़ों या उससे फैशन से रिलेटेड सारी चीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें थ्रेड की भी ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है, धागे की भी ज़रूरत पड़ती होगी। और स्टील में तो भाई हमेशा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मतलब मान लो कि अगर स्टील की जगह सीमेंट है, तो वहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, और ऐसे करके बहुत एल्यूमिनियम, ऐसी सारी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ों की रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो रॉ मटेरियल को मिला के सीमेंट बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूँ बिजनेस, तो अगर फैशन टाइप के बिजनेस में
यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड की रिक्वायरमेंट हमेशा कम पड़ेगी, लेकिन अगर सीमेंट टाइप की इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ेगा। तो बिजनेस के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। अब है नेक्स्ट है ओ। ओ का मतलब है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखो जो बिजनेस अच्छा होता है ना वहाँ पे हमेशा मतलब वहाँ पे हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हमेशा कम होती है। ठीक है, यहाँ पे सी लिखना था, मैंने टी लिख दिया गलती से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मारुति सुजुकी 800। ठीक है, वो एक गाड़ी आप सभी जानते हैं, मारुति सुजुकी 800। ठीक है, मारुति 800। और दूसरी एग्जांपल में मैं और एक गाड़ी लेता हूँ, BMW X1। ठीक है, एग्जाम्पल में। अब अब मैं आपसे पूछूं एफिशिएंसी, ये दोनों गाड़ी में कौन सी है? मतलब देखो पेट्रोल की अगर मैं बात करूं, पेट्रोल में तो पेट्रोल अगर आप मारुति 800 चलाएंगे तो आपका पेट्रोल ज़्यादा खत्म होगा। ठीक है, लेकिन आप वहीं पे BMW चलाएंगे तो मारुति के हिसाब से उसका पेट्रोल क्या होगा, बहुत कम खर्चा होगा। तो एफिशिएंसी मतलब कम इसमें ज़्यादा चले। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखो पेट्रोल यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ज़्यादा हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, X1 में यहाँ पे पेट्रोल कम, खर्चा जो है कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि दोनों गाड़ी में से एफिशिएंट गाड़ी कौन सी है, तो आप बोलेंगे BMW। इनएफिशिएंट गाड़ी कौन सी है, मारुति सुजुकी 800। तो बच्चों देखो, जो भी चीज़ एफिशिएंस होती है, जो भी कंपनी एफिशिएंसी से काम करती है ना, हमेशा वहाँ पे जैसे BMW एफिशिएंट गाड़ी है तो यहाँ पे पेट्रोल कम लग रहा है। तो वैसे जो भी बड़ी अच्छी एफिशिएंट कंपनीज होती है ना, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है। लेकिन जहाँ पे एफिशिएंट कम होता है वहाँ पे, जैसे अगर मारुति 800 की बात करेंगे तो ये क्या एफिशिएंसी नहीं है इसमें, जिसके कारण क्या पड़ता है, इसको पेट्रोल क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो जो भी कंपनी एफिशिएंट नहीं होती वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ता है। अब नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। देखो बी फॉर बिजनेस साइकिल। अब बूम पीरियड क्या होता है बच्चों? बूम पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे कंपनी, मतलब हर कंट्री में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब आप ऐसा समझ सकते, कंट्री की औकात जो है वो बढ़ जाती है, पैसों से लेकर फाइनेंशियली जो कंट्रीज होती हैं वो स्ट्रांग होती है, उसे हम कहते हैं बूम पीरियड। तो जब भी कंट्री बूम पीरियड में रहेगी तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनती जाती है, और जब भी कोई भी कंट्री डिप्रेशन पीरियड में होगी तो कहीं ना कहीं क्या होती है, फाइनेंशियली वीक हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही जब भी बूम पीरियड होता है कंट्री में, मतलब वहाँ पे कंपनीज जो रहती है, वहाँ उस कंट्री की सारी कंपनीज जो होती है वो भी क्या करती है, बहुत प्रॉफिट कमा रही होती है। और जैसे डिप्रेशन पीरियड आता है कोई भी कंट्री में, ठीक है, तो कोई भी कंट्री फाइनेंशियली वीक हो जाती है, और उसके कारण जितनी भी कंपनीज है उस कंट्री में वो भी क्या हो जाती है, उनको प्रॉफिट कम होने लगता है। ठीक है, तो बच्चों जो भी कंपनीज को प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा, कहीं ना कहीं उसे जाके प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या, तो प्रॉफिट जब ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बूम पीरियड मतलब प्रॉफिट जब ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है मतलब उसे रॉ मटेरियल की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो अपने आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा और डिप्रेशन पीरियड में कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। अब आता है प्रोडक्शन साइकिल। पी जो आखिरी है, पी, इसका मतलब है बच्चों प्रोडक्शन साइकिल। तो ये सेम है स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो यहाँ पे मैंने स्केल ऑफ ऑपरेशन बताया, सेम चीज यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, तो सेम चीज है। आप ही बताओ, जहाँ पे प्रोडक्शन मैंने अभी बताया, जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और जहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा वहाँ पे अपने आप क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ पे अपने आप रॉ मटेरियल की जरूरत कम पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसे समझ लेना। तो बच्चों होपफुली मैंने अभी आपको वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इजी शब्दों में। ठीक है, तो आप इसे आराम से पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक है, सॉरी। तो अब मैं अगली लेक्चर्स में मिलता हूँ। चलिए बाय, एंजॉय, टेक एंड चीयर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिविडेंड डिसीजन होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी ये है कि डिविडेंड क्या है। आप कॉमर्स वाले हो, बहुत बार हम लोग ने पढ़ के रखा है टर्मिनोलॉजी, बट स्टिल एक बार शॉर्ट समरी
पढ़ लेते हैं। देखिए, हर कंपनी होती है, शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा देते हैं, उस पैसे को हम शेयर मनी कहते हैं। आपको पता है अकाउंटेंसी में आपने शेयर कैपिटल वाला पढ़ के रखा होगा, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, वो सब। तो इस पैसे को हम शेयर मनी कहेंगे। अब जैसे ही शेयर होल्डर्स कंपनीज को पैसा देते हैं तो कंपनीज उस पैसे का अच्छे से यूज़ करती है और पूरा ट्राई करती है कि उनकी कंपनी जो हो प्रॉफिट में चले जाए। अब जैसे फ्यूचर में कंपनीज प्रॉफिट करने लगती है ना, तो कंपनीज क्या करती है, वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर शेयर करती है। तो कंपनीज क्या करती है, शेयर होल्डर्स को पैसा देती है, ठीक है, तो उस पैसे को हम डिविडेंड कहते हैं। तो होपफुली आपने डिविडेंड शॉर्ट समरी में समझ लिया होगा कि डिविडेंड है क्या। अब बात ये आता है, ठीक है, डिविडेंड तो पढ़ लिया, अब डिविडेंड डिसीजन क्या है। देखिए, डिविडेंड डिसीजन मतलब जब कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, अपनी कंपनी जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो कंपनीज को बहुत सोच विचार करना पड़ता है कि वो डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे, या डिविडेंड ज़्यादा दे या डिविडेंड कम दे। तो ये जो सोच विचार जो कंपनीज करती है कि वो शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, नहीं देना है, या ज़्यादा देना है, कम देना है, इसे हम डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में हम कुछ फैक्टर्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि हमें डिविडेंड देना है, नहीं देना है, ज़्यादा देना है या कम देना है। तो कंपनीज क्या करती है, इन फैक्टर्स के हिसाब से डिसाइड करती है कि उन्हें डिविडेंड किस तरीके से देना है। तो ये हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में पढ़ेंगे। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक शॉर्ट कोड है, सीसी याद हो गया, एसएसएस याद हो गया। अब आपने वो वाली जो मैंने पहले लेक्चर बनाई थी उसमें आपने जीटीए ला करके लिखा होगा, लेकिन हमें एक अच्छा वर्ड मिल गया जिसका नाम है लागत। ठीक है, कैपिटल को हिंदी में हम लागत कहते हैं। ठीक है, पैसे को, कैपिटल को हम हिंदी में लागत कहते हैं। तो सी सी 3 बार एस और लागत। ठीक है, तो शॉर्ट कोड है जो आपको इजीली रिमेम्बर हो जाएगा इस टॉपिक को याद करने के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, सी फॉर कैश फ्लो पोजीशन। ठीक, तो ये मैंने काट दिया। तो कैश फ्लो पोजीशन में क्या होता है, अगर कोई भी कंपनीज में, कैश फ्लो का मतलब सबसे पहले जानो, मतलब पैसा आना या फिर पैसा जाना। तो जिस भी कंपनी में कैश फ्लो ज़्यादा है, इसका मतलब उस कंपनी में ज़्यादा पैसा आता है। और जिस भी कंपनी में कैश फ्लो कम है, मतलब उस कंपनी में पैसा जो आता है कम आता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा कि जिस भी कंपनी में अगर पैसा कैश फ्लो ज़्यादा आता है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा देती है, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। अगर कोई भी कंपनी में कैश फ्लो मतलब पैसा कम आता है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा कम देती है, क्योंकि उनके पास ही पैसा कम आ रहा है। अब ये सी का मतलब हो गया। अब दूसरे सी का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब क्या होता है, कभी कभी जो कंपनीज होती है ना, आपको पता है कि कंपनीज दो तरीके से पैसा उठा सकती है, डेट या फिर इक्विटी। कंपनी कभी-कभी डेट से भी पैसा उठा सकती है या फिर इक्विटी से भी पैसा उठा सकती है। लेकिन कोई-कोई कंपनीज़ ऐसी भी होती है जो आधा पैसा डेट से उठाती है, आधा पैसा इक्विटी से उठाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब कंपनीज़ डेट से भी पैसा उठा लेती है, ठीक है? तो वो जो डेट में, यानी बैंक-वैंक जो रहते हैं फाइनेंसर्स, वो क्या करते हैं, कंपनीज़ को बोलते हैं कि नहीं, तुम अपने शेयर होल्डर्स को अभी पैसा नहीं दे सकते। वो कहीं न कहीं डिविडेंड देने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है, अगर आप डेट से पैसा ले लेते हो। ठीक है, तो कंपनीज जब भी बैंक मतलब लॉन्ग टर्म लोन लेती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे जो फाइनेंसर्स होते हैं, फाइनेंसर्स मतलब बैंक बैंक वाले, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट टू गिव डिविडेंड, ये शेयर होल्डर्स को पैसा देने से मना करते हैं। तो ये भी एक सेकंड पॉइंट है। अब हमारे पास 3 एस है, तो सबसे पहले एस का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखिए, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्मूथ। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मतलब औकात, ठीक है? अगर कोई भी कंपनी की औकात अच्छी है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा शेयर कर सकती है, मतलब पैसा दे सकती है एज़ अ डिविडेंड। और जिस भी कंपनी की स्टेबिलिटी बेकार होगी, नहीं होगी, वो कंपनीज़ क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा कम देती है। अब दूसरे एस का मतलब है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखिए, कभी-कभी क्या होता है, जो कंपनीज़ होती है वो एक फिक्स डिविडेंड पॉलिसी या फिर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है।
यहाँ पे क्या होता है, वो कुछ भी परसेंट डिसाइड कर देती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 5% लिया है, ठीक? तो यहाँ पे क्या होता है, हर कंपनीज बोल देती है कि अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा भी करें या प्रॉफिट हम कम भी करें, लेकिन हम अपने शेयर होल्डर्स को उतना ही पैसा देंगे जितना हमारी पॉलिसी में लिखा है। मतलब अगर कंपनी को ज़्यादा भी प्रॉफिट हो गया, कम भी प्रॉफिट हो गया, तो वो सिर्फ प्रॉफिट का सिर्फ 5% ही अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है? तो ये एक तरीके से अच्छा भी मेथड होता है, ये क्योंकि इससे शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि भाई अगर कंपनी में प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ, लॉस भी हुआ, तो हमको तो 5% वाला मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब अगले एस का मतलब है हमारे पास स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखिए, जब भी डिविडेंड, ठीक है, ये थोड़ा-सा अलग पॉइंट है, जब भी आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा देते हो ना, तो ये शो करता है कि आपकी कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। जब कंपनीज़ अच्छा पैसा कमाती है तो ये चीज़ ये शो करती है कि स्टॉक मार्केट अच्छा है, और जब स्टॉक मार्केट अच्छा होता है तो ये शो करता है कि उस कंट्री की पोजीशन अच्छी है। कन मतलब अगर यहाँ पे आप देखेंगे, डिविडेंड अगर अच्छा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि डिविडेंड अगर अच्छा है, इसका मतलब कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट अच्छा है। स्टॉक मार्केट अच्छा है तो कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ठीक है? तो ये रूल फॉलो होता है। ठीक है? तो अगर आप डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, इसका मतलब ये दर्शाता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक है? तो जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, इसका मतलब अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट भी अच्छा चल रहा है। स्टॉक मार्केट भी अच्छा चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ है, अगर आप डिविडेंड ज़्यादा दोगे, इसका मतलब आपकी कंपनी अच्छी है और स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। अगर आप डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को कम दोगे, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में भी थोड़ा कम प्रॉफ़िट कर रही हो या फिर लॉस कर रही हो, जिसके कारण ये स्टॉक मार्केट में भी बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। इसलिए हमने इसका नाम रखा है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ये तो हो गया एस वाला। अब हम आगे चलते हैं एल। देखिए, एल का मतलब क्या है? एल का मतलब यहाँ पे हमारे पास लीगल रिस्ट्रिक्शन। एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से आप डिविडेंड अपने करंट या फिर पास्ट ईयर प्रॉफिट से ही डिविडेंड दे सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं देना है, ये आपकी कंपनी एक्ट कहती है। ठीक है? तो ये है लीगल रिस्ट्रिक्शन। अब ए का मतलब, ए का मतलब है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। देखिए, आपको एक बात जानना ज़रूरी है, अगर आप कोई भी कंपनी हो, ठीक? तो कोई भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में कैपिटल या फिर स्टॉक मार्केट, ठीक है? एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज़ मत होना। कैपिटल मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट एक ही चीज़ है। तो जो भी कंपनीज़ होती है, चाहे ए कंपनी हो या फिर बी कंपनी हो, तो कोई भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। मतलब स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। ठीक? अब देखो, कोई भी कंपनीज़ हैं, वो स्टॉक मार्केट में अगर चली गई, तो उस कंपनी को स्टॉक मार्केट से पैसा मिल जाएगा। अगर जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में नहीं जा पाएगी, इसका मतलब ये है कि उसे स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है? तो देखो, जब कोई भी कंपनीज़, एक्सेस का मतलब है एंट्री, मतलब कोई भी कंपनी को जब एंट्री मिल जाती है, तो उस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के थ्रू वो पैसा कमा लेती है। अब जैसे ही उनके पास पैसा आ जाता है उस कंपनी के पास, तो वो कंपनीज़ क्या करती है, उस पैसे को अपने डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को भी ज़्यादा दे देती है। ठीक? और जो कंपनीज़ स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं ले पाती है, तो वो उन्हें पैसा भी नहीं मिलेगा। बट ऑब्वियस, अब जो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कैसे पैसा देगी? तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कम पैसा देती है। इसका मतलब है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। ये तो हो गया ए का। अब यहाँ पे जी का मतलब क्या है? देखिए, जी का मतलब है हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक? देखिए, होता क्या है, जब भी कोई भी कंपनीज़ को लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, तो वो कंपनीज़ क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देती है। और जिस भी कंपनीज़ को लगता है
कि भाई वो मतलब फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पाएगी करके, तो वो क्या करती है, अपनी शेयर होल्डर्स को थोड़ा ज़्यादा पैसा देती है। इसको आप लॉजिकली देखो, जो भी शेयर होल्डर्स होता है मार्केट में कोई भी कंपनी का, तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों से मतलब होता है, ठीक है? अगर आप उन शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा दोगे तो वो देख रहे हो, खुश, हैप्पी बहुत होंगे। अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को कम पैसा दोगे तो वो सैड या फिर गुस्से में, एंग्री होंगी, ठीक? तो कंपनीज़ कभी-कभी अपने शेयर होल्डर्स को कहती है कि भई देखो, तुम्हें तो पैसा चाहिए, ठीक? तो कंपनीज़ कहती है कि हम फ्यूचर में, हम अगर ये वाले प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगा दें, मान लो कि ये ए प्रोजेक्ट जो है, कंपनीज़ कहती है अपने शेयर होल्डर्स को कि अगर हम इस ए प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिए, तो हमारा जो प्रॉफ़िट होगा, वो क्या हो जाएगा, इंटू 2, मतलब डबल हो जाएगा। इससे जैसे हमारा इससे कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर को ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमारा प्रॉफ़िट डबल हो गया, तो इससे आपको भी हम डिविडेंड जो आपको देंगे, वो भी क्या देंगे, डबल देंगे। तो इससे शेयर होल्डर्स भी एकदम खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ भई, पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो वो कंपनीज़ को इमीडिएटली कहते हैं कि हाँ, आप ये वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, और जैसे ही प्रॉफ़िट ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें भी डिविडेंड ज़्यादा देना। तो इसलिए कंपनी जब भी फ्यूचर में लगता है कंपनीज़ को कि वो ग्रो करने वाली है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम ही देती है, और शेयर होल्डर्स भी अपने आप कहते हैं कि भई अभी तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, हमें पैसा बाद में दे देना, ठीक है? तो वो डिविडेंड कम देती है। और अगर नहीं लगता है कि फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएगी कंपनी, तो वो एज़ कम्पेयर टू अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा एज़ अ डिविडेंड देती है। अब इस ए का मतलब है अमाउंट ऑफ अर्निंग। देखिए, ये तो बहुत ईज़ी है, अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा अर्न करेगी, तो वो अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा देगी, जो कंपनी कम अर्न करेगी, वो अपने शेयर होल्डर्स को कम पैसा देगी। थर्ड है, आखिरी हमारे पास जो टी है, इसका मतलब है टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए, ये 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 पॉलिसी, मतलब ये पॉइंट ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा कंपनी टैक्स देगी गवर्नमेंट को, उतना ज़्यादा वो अपने शेयर होल्डर्स को कम पैसा देगी एज़ अ डिविडेंड, और जितना कंपनीज़ कम टैक्स देगी गवर्नमेंट को, उतना ज़्यादा डिविडेंड कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर्स को दे पाएगी। इसका एक लॉजिकल देखो, यहाँ पे मैंने 10,000 लिख लिया दोनों केस में, ठीक है? ये एज़ अ केस 1 ले लो, इसे एज़ अ केस 2 ले लो। केस 1 में भी 10,000 ऐसा मैंने लिया है, केस 2 में भी 10,000 मैंने लिया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो अ, ये जो अमाउंट है, ठीक है? ये वाली जो अमाउंट है, ये टैक्स अमाउंट है, ठीक है? टैक्स अमाउंट है। तो केस 1 में आप देखो कि हमने ज़्यादा टैक्स क्या लिया? हमने ज़्यादा किया है, और केस 2 में हमने टैक्स जो लिया है वो कम लिया है। पहले केस 1 में 3,000 लिया है, केस 2 में 2,000 लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखना कि केस 1 में हमने ज़्यादा टैक्स जोड़ा है, केस 2 में हमने कम टैक्स जोड़ा है। तो जब आप, और ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। ये ब्लू वाला जो आप 10,000 देख रहे हैं, क्या है, प्रॉफिट। तो ऐसा रूल, आप जब टैक्स को प्रॉफिट से माइनस करेंगे, फर्स्ट केस में, तो आपको 7,000 मिलेगा। मतलब ये 7,000 जो है, ये पैसा आप क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, ठीक? केस 1 में। और केस 2 में आप जब देखेंगे, आप जब प्रॉफिट में से 2,000 टैक्स को माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास 8,000 आ रहा है, तो ये 8,000 आप अपने यहाँ शेयर होल्डर्स को दोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पे आपने ज़्यादा टैक्स जब दिया, तो आपके पास अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए पैसा कम आया, ठीक है? जब आपने टैक्स ज़्यादा दिया, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 7,000 पैसा बचा अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिए, जब आपने टैक्स कम लगाया, तो अल्टीमेटली आपके पास 8,000 रुपए ज़्यादा, 8,000 आया पैसा, तो ये आप क्या कर सकते हो, ये आप अपने 8,000 अपने शेयर होल्डर्स को दोगे, ठीक है? तो मतलब कम टैक्स है, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा दे सकते हो, ठीक? यहाँ पे मैंने ज़्यादा, ठीक? ज़्यादा दे सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जब आप टैक्स ज़्यादा जोड़ोगे, ठीक है? जब आप टैक्स ज़्यादा जोड़ोगे, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दे पाओगे। देखो, जब आपने टैक्स ज़्यादा जोड़ा, तो आप सिर्फ़ 7,000 दे पा रहे हो।
लेकिन जब आप टैक्स कम जोड़ोगे, सिर्फ 2000 रखा है, ठीक है, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा 8000 दे रहे हो, इस बार 8000 दे रहे हो, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। होपफुली आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा, और इसी के साथ हम डिविडेंड डिसीजन के टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैंने एक डिविडेंड डिसीजन की शॉर्ट सी मीनिंग लिखी है, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट यानी डिविडेंड। हम किस तरीके से अच्छी तरीके से अपने प्रॉफिट्स को एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, ये हम डिविडेंड डिसीजन में पढ़ते हैं। तो एक शॉर्ट सी मीनिंग है, लेकिन आपने गो थ्रू सारे कंसेप्ट को समझ लिया होगा, ठीक है। इसी के साथ गाइस मैं चलता हूँ, और मैं आप सभी से हर चीज़ कहता हूँ कि आपको बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, और साथ ही साथ आपको हमारी वेबसाइट में नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको सारे नोट्स जो कोई भी चैप्टर के वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए बाय। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। ये जो वेबसाइट है ये बिजनेस विद्या है, लेकिन जो बिजनेस विद्या है वो ऑपरेट करती है बिंग कॉमर्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो बिंग कॉमर्स आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कॉमर्स कम्युनिटी है। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए हैं, ठीक है, अभी 64,000 तक पहुँच गए हैं। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, इस बटन को क्लिक करके। आपके जैसे बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे सारे हमारे फॉलोअर्स हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो यूट्यूब में, इतने फॉलोअर्स है 12,000 अराउंड, आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब में भी। और हमारे फेसबुक में 1 लाख फॉलोअर्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ 100,000 फॉलोअर्स है। ये भी सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जैसे आप हो, आप हमें यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी है, कॉमर्स की कम्युनिटी, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको मीम्स मिलेंगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग कॉमर्स, प्लस आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एंड मेक मनी के बारे में, ठीक है। प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी को, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, होम है, पोस्ट है, केस स्टडी है, डाउनलोड है, और कॉन्टैक्ट अस है। तो पोस्ट में क्या है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की कोई भी नोट्स को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल क्लास 11th आप में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के पूरे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देख रहे हो, बस फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल बिजनेस पढ़ना है तो कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पे पूरा स्मॉल बिजनेस के बारे में सारी चीज़ पढ़ सकते हो। सिमिलरली अगर आप पोस्ट में वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12th का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की सारी क्लास 12 के नोट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। दोस्तों, केस स्टडी में क्या है, यहाँ पे हमने आपको लिंक प्रोवाइड करके दिया है, ठीक है, सिर्फ क्लास 12 के लिए हमने प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर में क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पूरा PDF मिलेगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने केस स्टडीज़ प्रोवाइड करके दिए हैं, जिसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग का केस स्टडी खुल जाएगा, आप सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों केस स्टडी के बारे में। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th की हमने इंग्लिश की हॉर्नबिल प्रोवाइड करके दिया। अगर आपको क्लास 11th की इंग्लिश की नोट्स पढ़ना हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ना हो, तो आप यहाँ से हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके आप वापस एक PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और आप सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स सारे इस PDF के अंदर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 11th का फॉर एग्जाम्पल स्नैपशॉट खोलता हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको हर PDF का एक पासवर्ड मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है दिस बुक विल आस्क फॉर पासवर्ड। आपको अगर इस हॉर्नबिल और स्नैपशॉट खोलना है तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई एम बिंग कॉमर्स फॉलोवर। सिमिलरली अगर आपको क्लास 12 का करना है तो आपको फिर से आई एम बिंग कॉमर्स फॉलोवर पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है या माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई लव बिंग कॉमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पासवर्ड यूज़ करके इस PDF को खोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्नैपशॉट में क्लिक करूँ, डाउनलोड क्लिक हियर में, दोस्तों आप देख सकते हो ये है पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया अगर आपने स्नैपशॉट खोला है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा, ठीक है। एज इट इज़ कॉपी करना है पासवर्ड को, और एज इट इज़ पेस्ट करना है, ठीक है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा,
या आप मैनुअली से जाके लिख सकते हो आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर्स, बट मेक श्योर दैट सारी चीज़ कैपिटल लेटर में है, ठीक है। फिर इसको सबमिट करना। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ जो कि है ओपन हो गया है। अब आप इसको पढ़ सकते हो, वापस इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डाउनलोड सेक्शन में आप काफ़ी सारी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको पढ़ के प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और पासवर्ड का सही से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है, वो कभी-कभी जब पासवर्ड डालते हैं तो कुछ लेटर्स को स्मॉल कर देते हैं, कुछ को बिग, बट मेक श्योर दैट सब चीज़ कैपिटल लेटर में आपको पासवर्ड लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन है और यहाँ पे आप ईमेल, अगर आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे ऐसे, तो आप मोबाइल में करेंगे तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। अदरवाइज़ आप लैपटॉप से भी अपने वेब के थ्रू व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ईमेल अस का, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है, और उसका डिस्क्रिप्शन आप पूरा यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा, इमेजेस हमें शेयर कीजिएगा कि हमको ईज़ी पड़े। आप जितना ज़्यादा अच्छे से हमको अपनी तकलीफ़ बताएँगे, उतना अच्छे से हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल को सेंड कर देना है, ठीक है? तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं और हम काम करने वाले काफ़ी कम हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी 1 हफ़्ता लग जाए आपका रिप्लाई करते-करते, 2 हफ़्ता लग जाए, ठीक है? क्योंकि हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हम बहुत लिमिटेड स्टाफ से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हाइपर मत होइएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे लेकिन टाइम भी लग सकता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ थी मेरे को आपको बतानी थी। अगर आप अगेन होम में क्लिक करोगे तो आप अगेन होम के यहाँ पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है? तो ये जो चीज़ थी मैंने सारी आपको बता दी। आप डायरेक्ट यहाँ क्लास 11th में भी क्लिक करेंगे या क्लास 12th में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लास 12th में क्लिक किया, तो यहाँ से भी आप सब चीज़ देख सकते हो। अगर आपको केस स्टडी में जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, केस स्टडी में पहुँच जाओगे, यही वाले लिंक में वापस से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो क्लिक यहाँ नोट्स में क्लिक करोगे, आपको वापस क्लास 12 के नोट्स मिल जाएँगे। आपको यहाँ पे इंग्लिश का बुक मिल जाएँगे, फ्लेमिंगो विस्टा। इसको आप क्लिक करोगे और पासवर्ड करोगे तो पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया है इंग्लिश के। सेम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ मिलेगी। अगर आप वापस से लोगो में क्लिक करोगे तो होम पेज में पहुँच जाओगे, ठीक है? तो ये एक डायरेक्ट समरी है, यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्ट क्लास सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। और यहाँ पे है वॉच वीडियो ट्यूटोरियल्स, तो अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहुँच जाओगे। यहाँ पे हमने इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई है आप सबके लिए। आपकी जो भी प्लेलिस्ट है आप सर्च कीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नेचर है, फिर सोर्सेस ऑफ बिज़नेस फाइनेंस है, क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट है, प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी की, तो सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बस हमारे चैनल के बीइंग कॉमर्स में सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में आइएगा, सारी वीडियोज़ यहाँ पे, और मैं कह सकता हूँ आप सारी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ के उसका पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे, फिर यहाँ से वही नोट्स का अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस नोट्स के एरिया में पहुँच जाओगे। ई-बुक्स को डाउनलोड करना, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस से यही डाउनलोड सेक्शन में पहुँच जाओगे, ठीक है? केस स्टडी पढ़ना है, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस केस स्टडी के सेक्शन में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको क्लास 12 की केस स्टडी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों एक लास्ट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग वाली, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहते हो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन, तो एक डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करके पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो चीज़ थी आप ज़रूर एक बार डिजिटल मार्केटिंग में भी फोकस कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बहुत और भी अच्छा है, ठीक है? ज़रूर से देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। अब अगर कभी आपको वापस से हमारी इस वेबसाइट में विजिट करना है तो आपको बस सिंपली क्या सर्च करना है, बिज़नेस विद्या आपको सर्च करना है गूगल में और बस आपको एंटर कर देना है। तो आप इस वेबसाइट में वापस पहुँच जाओगे। आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है, आपको यहाँ क्लिक करना है। आप अगेन हमारी इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो ये जो चीज़ थी फ्रेंड्स मुझे आपको बतानी थी। होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें।